हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे गॉड ऑफ वेल्थ की थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि ये सौ को यहाँ पे फायर टेम्पल का नेविगेशन और साथ ही में कुछ क्रिस्टल मिल चुके थे जिसका इस्तेमाल करके वो टेम्पल के अंदर जा सकता था। इसलिए वो तुरंत भागते हुए प्रोटेक्शन के लिए सिस्टर ताओ के पास आ जाता है। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये सौ इस बार ना ही किसी ड्रैगन और ना ही किसी इन्वेशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो फायर टेम्पल के अंदर जाने की बात करना चाहता है, तो वो तुरंत ही घुटने और पैर दोनों खड़े कर देती है, कहते हुए कि मैं नहीं जा रही, कितना भी पैसा दोगे मुझे नहीं जाना है, सर सलामत पगड़ी हजार। और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म हुआ था। ये सब आगे से यहाँ पे सिस्टर ताओ को बताता है कि वो लोग रिवॉर्ड को अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। ताओ आगे से कहती है कि टेम्पल के अंदर रिवॉर्ड अच्छे रहेंगे, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन के बराबर है, तो जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये सब आगे से यहाँ पे अपना कंपास और साथ में कुछ टेम्पल्स के क्रिस्टल दिखाता है जिनका इस्तेमाल करके वो लोग टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ताओ को पहले तो यकीन नहीं होता, उसे यही लगता है कि ये कोई सेकंड हैंड कंपास है जो कि यहाँ पे जियो मार्ट से खरीदा गया है। लेकिन जब ये सब उसे कंपास दिखाता है और वो कंपास के ऊपर जब डुवार्स का मार्क देखती है कि ये कंपास यहाँ पे सच में डुवार्स नहीं बनाया है और इसकी मदद से वो लोग टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे जाने के लिए मान जाती है। और ये ताओ से कहती है कि एक हफ्ता तो तैयारी करने के लिए। लेकिन ये ताओ भी निकलना चाहता था और वो ताओ से साफ कहता है अगर साथ में नहीं आओगी तो फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा, टाइम नहीं है। ताओ से कहती है ठीक है अभी चलूंगी, लेकिन पेमेंट के बारे में क्या? ये ताओ आगे से कहता है खजाना इतना पड़ा हुआ है, उन्हीं में से कुछ ले लेना। जिसके बाद वो बिना किसी बात के तुरंत यहाँ से जाने लगता है। और क्योंकि ताओ को खजाना चाहिए था, इसलिए वो बिना किसी दिक्कत के ये ताओ के साथ टेम्पल ऑफ फायर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद अगला सीन स्कॉर्चिंग लैंसों का होता है, बेसिकली जलता हुआ ज्वाला, जहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, ये दोनों पसीना पसीना हो चुके थे और ऊपर से कंपास भी यहाँ पे पूरी तरीके से हिलने लगा था, यानी कि टेम्पल पास में ही है। और तभी इन लोगों के सामने यहाँ पे मोल्टन मड क्रोकोडाइल आ जाती है। दिखने में मछली है, लेकिन भाई ने क्रोकोडाइल ही लिखा है तो हम यही बोलेंगे। बाय द वे इसका लेवल 100 था और ये इलाइट लेवल की मॉन्स्टर थी। कह रहे लोग इस मगरमच्छ कम मछली से ज्यादा कई बार भिड़ चुके थे, इसलिए ये लोग इसे देख के परेशान हो गए थे। ताओ आगे बढ़ती है और वो आगे से क्रिस्टल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इसे जमा देती है। लेकिन ये क्रोकोडाइल मछली कम उसे तोड़ के ज्यादा बाहर आ जाती है और कुछ ही देर में यहाँ पे और भी कई सारे क्रोकोडाइल आ जाते हैं। ताओ ये सौ की तरफ दिखती है तो ये सौ ताओ को बताता है कि कंपास और भी ज्यादा बुरी तरीके से हिलने लगा है। और तभी यहाँ पे उन क्रोकोडाइल्स के बीच से एक गेट बाहर निकलता है। बाय द वे इस गेट को देख के मुझे माइनक्राफ्ट की याद आ गई। और क्योंकि लोग बुद्धिजीवी थे तो इन्हें समझ में आ जाता है कि यही दरवाजा है टेम्पल के अंदर जाने का। लेकिन जमीन की तरफ कैटफिश भी आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, इसलिए सिस्टर ताओ उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करती है। और ये सब आगे से मनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो ताओ से कहता है कि मुझे यहाँ पे कवर दो। इस पे ताओ उसे कवर देती है और ये सब उन सभी के यहाँ पे हमलों को टैकल करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है और टेम्पल के अंदर चला जाता है। ताओ से कहती है कि मेरा इनाम भूल ना जाना। ये साओ जैसे ही टेम्पल के अंदर एंट्री मारता है तो वहाँ पे एक गार्ड था जो कि ये साओ से कहता है भाईजान अपना मकसद बताइए। ये साओ कहता है कि वो टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए आया, झक मारने के लिए थोड़ी ना आया है। तो स्टैचू से कहता है कि तो फिर तो तुम्हें मेरे यहाँ पे ब्लेसिंग की जरूरत होगी ताकि तुम अपना पोटेंशियल एक्टिवेट कर सको। गुड नाइट टेक दो मेरे सामने, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ये साओ को पहले लगता है कि ये किसी टाइप का सेकंड क्वेस्ट इवनिंग हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है जो सेकंड क्वेस्ट को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन स्टैचू ये सौ को कुछ ज्यादा ही घस के दे रहा था, ये कहते हुए कि सरेंडर कर भाई तभी तो तेरे को ब्लेसिंग देगा मैं। जिसपे इबुसु को भी दाल में कुछ काला लगता है और ये सौ को भी लगता है। और उसे कहता है कि तुम क्यों चाहते हो भाई मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? इस पे स्टैचू भाई साहब बताते हैं कि मैं हेफेस्टस और कि तुम्हारा सुप्रीम अधिकार है कि तुम मेरे सामने घुटने टेको, गॉड ऑफ फायर एंड क्राफ्ट मास्टरशिप के सामने। जिसके बाद वो यहाँ पे जमीन के अंदर से ज्वाला बाहर निकालने लगता है, जिससे ये सौ को यहाँ पे डैमेज देने लगते हैं एक हजार के। तो फिर ये लोग हराते हैं कि एक 2 गोड़ी का स्टैचू यहाँ पे एक जिंदा इंसान को कैसे परेशान कर सकता है। भाई क्या फर्क पड़ता है, ये लोग इंसान है, हम भी लोग तो कम थोड़ी ना, साला जीता जाता इंसान है भाई, पैसों का दाम है हम में। लेकिन द लिटिल ग्रे अपने आप ही बाहर आ जाता है और वो भाई अंधाधुन यहाँ पे स्टैचू के ऊपर हमला बोल देता है। ये सौ उसे कोई भी कमांड नहीं दे रहा था, लेकिन वो यहाँ पे डायरेक्ट स्टैचू के ऊपर लगातार अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते रहता है बिना रुके हुए। इससे ये सौ समझ आता है कि जो ड्रैगन क्लैन है वो यहाँ पे गॉड्स के लिए इतनी ज्यादा नफरत रखता है कि ये पैदा भी होते हैं नफरत के साथ में। लिटिल ग्रे का कोई लेना देना नहीं गॉड्स के सामने, लेकिन जैसे उसने गॉड्स को देखा तो वो तुरंत उनके पीछे पड़ गया हाथ धो के। खैर स्टैचू भाई साहब एक झटके के अंदर निपट जाते हैं लिटिल ग्रे के छोटे मोटे हमलों से। लेकिन वो ये सौ से कह के जाते हैं कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारी वजह से यहाँ पे जो डीमन है वो आजाद हो चुका है। और साथ ही में वो ये सौ को धमकी भी देके जाता है कि तुम बेटा मुझसे हेल में मिलना, तुम्हारे पिछवाड़े में गरम शरीर डाला ना, मेरा नाम भी हेफेस्टस नहीं। तभी ये सौ के पास में अजीबोगरीब तरीके से नोटिफिकेशन आता है कि उसकी तरफ एक अनप्रेडिक्टेबल फोर्स आगे बढ़े और इसे ये सौ को तुरंत कहा जाता है कि यहाँ से तुरंत दुम दबा के निकल लो। एक सेकंड के लिए तो ये सौ की फट जाती है कि ये अचानक से क्या हुआ भाई, क्योंकि तभी यहाँ पे जमीन को तोड़ते हुए और भी ज्यादा ज्वाला बाहर आने लगता है। ये सौ को लगता है अगर ये सच में फायर गॉड है तो फिर उसके लगे वो यहाँ पे आज खत्म होने वाला है, एलिमिनेट ही हो जाएगा वो। लेकिन तभी ये सौ को आवाज आती है कि कोई हेपेटस को भाई दरिया के गाली दे रहा था, एकदम अंधाधुन भोजपुरी में भी गाली दे रहा था। और तभी नीचे का फ्लोर टूटता है तो वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है और भाई के पास जो मनी शील्ड थी वो उसके पैसों को एकदम खत्म
खतरनाक तरीके से माइनस में लेके जा रही थी। 18 लाख के 5 फटके लगते हैं। 18 पंचे 90 यानी कि 90 लाख के झटके लगते हैं भाई साहब को। इसके बाद वो धड़ाम से नीचे आके गिरते हैं तो 5 लाख का एक और फटका लगता है। खैर तभी ये साओ की नजर उस क्रिएचर के ऊपर पड़ती है जिसको हेफेस्टस ने यहाँ पे कैद करके रखा था, जो कि इमॉर्टल फिनिक्स था। रैंक और एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। फिनिक्स ये साओ से पूछता है कि तुमने यहाँ पे हेफेस्टस के स्टैचू को तोड़ा था क्या। ये साओ को समझ में आ जाता है इसके और हेफेस्टस की बिल्कुल भी नहीं मिलती। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है और वो आगे से कहता है कि हाँ मैंने ही तोड़ा था। फिनिक्स उससे कहता है कि तुमने जो किया मैं उसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं आजाद हो गया, लेकिन तुम तुरंत ही यहाँ से निकल लो क्योंकि हेफेस्टस जब यहाँ पे आएगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये साओ पूछता है कि अब वो यहाँ पे क्या धनिया मूदने के लिए आए क्या। फिनिक्स बताता है कि तुमने उसके स्टैचू को तोड़ दिया है जिस वजह से मैं आजाद हो गया। कुछ ही देर के अंदर मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा तो वो पक्का मुझे यहाँ पे दोबारा पकड़ने के लिए आएगा ही। फिर ये साओ पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे पकड़ क्यों रखा गया है भाई, अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो। जिसपे फिनिक्स भाई दोबारा भाई भोजपुरी में हेफेस्टस को गाली देता है भर भर के और बताता है कि साले ने मुझे तब पकड़ लिया था जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे के कमजोर हो गया था। ये साओ आगे से कहता है बेबी तुम्हारे पास फिनिक्स बेबी भी है क्या मैं उसका डैडी बन सकता हूँ। जिसपे फिनिक्स आगे से कहता है औकात में रहो, प्यार से तो बातें क्या कर ली, तुम तो कंधे पे चढ़ के मूत रहे हो, तुम्हारी औकात भी है कि तुम एक फिनिक्स को कंट्रोल कर सको। जिसपे ये साओ आगे से कहता है डैडी इज होम और वो उससे कहता है टाइम नहीं है, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे को बचाया जाए तो फिर चुपचाप मुझे बताओ कि वो कहाँ पे है। इसके बाद वो लिटिल ग्रे को बाहर निकालता है और फिनिक्स जैसा ही यहाँ पे लिटिल ग्रे को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक ह्यूमन के लिए यहाँ पे लिटिल ग्रे जैसे ड्रैगन को टेम करना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि वो लिटिल ग्रे से भी पूछता है कि बेटा तुम्हारे कौन से बुरे दिन आ गए भाई जो तुमने इसको अपना मालिक मान लिया। यहाँ तक कि फिनिक्स ये भी देख के हैरान था कि ड्रैगन गॉड्स की ब्लेसिंग एक इंसान को दी गई है। ये साओ आगे से कहता है डैडी इज होम, टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा बेबी कहाँ पे है। इस पे फिनिक्स आगे से कहता है कि शायद से ये भगवान की ही मर्जी होगी। जिसके बाद वो अपने पास से एक फेदर बाहर निकालता है और ये साओ को देखते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल करो, ये तुम्हें ऑफ स्प्रिंग यानी कि बेबी के पास लेके जाएगा। वहाँ पे ये साओ खुश था कि उसके पास एक और लेजेंडरी पेट आने वाला है, लेकिन इबुसु उससे कहता है कि ख्याली पुलाव ना पुलाव, बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद वहाँ का जो लावा था वो पूरी तरीके से जगह को घेर लेता है और सिर्फ थोड़ा सा स्पेस ही बचता है जहाँ पे ये साओ खड़ा हुआ था। लेकिन ये साओ के पास पहले से क्योंकि यहाँ पे फायर क्रिस्टल थे जो कि उसे यहाँ पे 95% का फायर रेजिस्टेंस देते हैं, तो वो उनका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता रहता है उस फेदर को फॉलो करते हुए और कुछ ही देर के अंदर उसे यहाँ पे फिनिक्स का अंडा भी मिल जाता है। इसके बाद ये साओ ना आओ दिखता है ना तो तुरंत ही अंडा उठा लेता है और आगे से कहता है इसका पापा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे हेफेस्टस आ जाता है तो कि तुरंत ये साओ के ऊपर लोहे की चमाट मारता है, ये कहते हुए कि साले तेरी हिम्मत कैसे, वो मेरा बेबी है। तभी मैग्मा का एक हाथ बाहर निकलता है जो कि ये साओ को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। इबुसु सबसे पहले भागता है, ये कहते हुए कि साले तेरी क्या गलती है, तेरे अंदर क्या खुजली है कि तू हमेशा इसी जगह पे आता है, साले तू किसी दिन मेरा कबाब बनाएगा और यहीं पे ही बेच खाएगा। खैर कैसे ना तैसे ये साओ अपनी जान बचा के यहाँ पे फ्लोर तक आ ही जाता है। यहाँ तक कि इस चीज को देख के फिनिक्स भी हैरान था कि इसने यहाँ पे इस खतरनाक लावा को सर्वाइव कर लिया। ये साओ आगे से कहता है कि ये अंडा चोरी करना मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी किया है। लेकिन तभी हेफेस्टस और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और ये इंग्लिश में गाली दे रहा था। ये साओ से कहता है कि साले तूने पहले मेरा स्टैचू तोड़ा सी, जिसके बाद मेरा अंडा चुराया सी, ये दोनों ही बहुत बड़े क्राइम है, अब तुम तैयार हो साले, मैं तेरे को बताता है कि असली गुस्सा होता क्या है। फिनिक्स में ये साओ से कहता है कि तुरंत कर लो, कुछ ही देर में हेफेस्टस आ जाएगा। ये इंडिया के जस्टिस सिस्टम के तरीके है, चिल्ला तो रहा है कि आएगा आएगा लेकिन टाइम जरूर लगाएगा। और फिर ये साओ को फ्यूचर दिखाई देता था तो उसे समझ में आ रहा था अगर हेफेस्टस यहाँ पे आ गया तो फिर उसकी बुरी तरीके से लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास भले ही मनी शील्ड है वो इतनी काफी नहीं होगी, ऊपर से ताऊ भी यहाँ पे नहीं है। इसीलिए वो फिनिक्स से पूछता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या जिससे मैं यहाँ पे तुम्हें आजाद कर सकूं। फिनिक्स उसे बताता है कि तरीका तो है लेकिन तुम कमजोर हो और भले यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन ही क्यों ना हो, फिर भी वो यहाँ पे उसे आजाद करने में मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा उसे कहता है तरीका बताओ, ज्ञान ना पे लो। फिनिक्स उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो ऊपर तुम्हें एक्स दिखाई दे रहा है काली लकीरों से, वो एक तरीके का तलिस्मा है, अगर तुम उन्हें सिमुलेट करके ओपन कर देते हो तो फिर सील टूट जाएगी, लेकिन जो गॉड सील होती है उसे यहाँ पे कोई भी मॉडल ओपन नहीं कर सकता है। इस पे ये सब आगे से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हॉर्न दिखाते हुए कहता है कि ये काफी होगा। फिनिक्स उसे बताता है बढ़िया है तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है लेकिन तुम्हारे पास 2 होने चाहिए, एक काफी नहीं होगा। ये सब आगे से कहता है उसके पास 2 तो नहीं लेकिन एक तरीका जरूर है जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे इनको 2 के अंदर बदल सकता है। इसके बाद वो यहाँ पे उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर को डबल कर सकता है। फिनिक्स उससे कहता है कि तुम इंसान ही हो ना, चलती फिरती दुकान तो नहीं हो, साला जो देखो तुम्हारे पास पहले से सब कुछ आइटम है। कुछ ही देर में यहाँ पे हेफेस्टस आ जाता है जो कि ये साओ से कहता है कि अब बेटा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी हजामत तो मैं करूंगा, वो भी गरम गरम हाथों के साथ में, तुम्हारी तशरीफ टमाटर की तरह लाल कर देंगे। जिसके बाद क्या होना था ये साओ बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है, वो एक लंबी छलांग मारता है और सील के पास जाके सबसे पहले हॉर्न का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद तुरंत वो यहाँ पे डायमंड का इस्तेमाल करता है, जिससे अटैक पावर यहाँ पे दुगनी हो जाती है। जिसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर सील यहाँ पे टूट जाती है, जिसको देख के फिनिक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पे हेफेस्टस आ जाता है, जिसको देख के ये साओ की बढ़ जाती है क्योंकि हेफेस्टस कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा था भाई, बिल्डिंग के बराबर था। वो ये साओ से कहता है अपनी प्यारी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद वो गड़ाम से हथौड़ा ये साओ के ऊपर दे मारता है। हालांकि उसी टाइम पे फिनिक्स आजाद होता है और वो यहाँ पे ये साओ को
प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और हेफेस्टस के ऊपर सीधा स्ट्राइक मारना शुरू कर देता है। हेफेस्टस ये देख के हैरान हो गया था कि फिनिक्स आजाद हो चुका है और फिनिक्स उससे कहता है कि तुम दो कौड़ी के घटिया गॉड, झूठे साले फाल्स गॉड, अभी बताता हूँ कि तुमने जो मेरे साथ क्या किया था उसका इल्जाम क्या होता है। इसके बाद पता नहीं फिनिक्स भाई साहब कौन सा अटैक करते हैं, लेकिन वो एक सेकंड के लिए सूरज के अंदर बदल जाते हैं। वो भी ये सब दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वो आगे से कहता है कि हम लोगों को छुप जाना चाहिए, ये बैटल हमारे लायक नहीं है। खैर जब फिनिक्स इसी तरीके से उड़ी रहा था उसी टाइम में हेफेस्टस आगे से हथौड़ा उठाता है और फिनिक्स के सर के ऊपर गड़ाम से दी मारता है, जिससे वो पूरी जगह ही हिल जाती है और ये सौ के ऊपर कई सारे पिलर्स आके गिरने वाले थे। तो ये सौ तुरंत मनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे हेफेस्टस का जो हथौड़ा था वो चकनाचूर हो जाता है फिनिक्स की फौलादी खोपड़ी की वजह से। तो फिनिक्स यहाँ पे हेफेस्टस से कहता है कि अभी तुम्हें बताता हूँ कि पिघलने का मजा क्या होता है। पता नहीं हेफेस्टस को क्या था, वो फिनिक्स से कही जा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड को धोखा देने की, गॉड से ये करने की, गॉड 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 4-5 बार ये ऐसे ही कुछ बोलता है। लेकिन उस टाइम पे फिनिक्स आगे से फ्लैश का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। इसको देख के ये सौ काफी ज्यादा घबरा जाता है कि यहाँ पे फिनिक्स का क्लॉ कितना ज्यादा पावरफुल है भाई। इसने यहाँ पे फायर गॉड को इस तरीके से 2 हिस्सों के अंदर काट के किटकैट बना दिया और फिर मन के अंदर सोचता है इसका बच्चा मैंने चुरा गई, अगला नंबर मेरा ही तो नहीं है। खैर इसके बाद फिनिक्स काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपना यहाँ पे अपना रिवेंज ले लिया। वो पीएसओ की फटी पड़ी थी तो वो अंडा वापस करने को दे रही था, वो भी रिफंड के साथ में कि ये ड्रैगन भी ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिनिक्स ये सौ से कहता है कि मिस्टर अंडरस्टैंडिंग है भाई, मुझे यहाँ पे तुम्हें शुक्रिया कहना है बस। साथ ही में वो ये सौ को यहाँ पे फॉल्स गॉड की ब्लड ड्रॉप्स भी देता है, 2 नंबर की 2, इसका डिस्कशन मैं नहीं बताने वाला, बस इतना जान लो कि ये काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं पे ये सौ काफी ज्यादा खुश था ये सब कुछ पाके। वहीं पे एबिसो भी उससे कहता है कि हमेशा की तरीके किस्मत तुम्हारी अच्छी है। वहीं फिनिक्स आगे से बताता है इसे खुद ना गटक जाना, इस्तेमाल करना मेरे अंडे को फोड़ने के लिए। ये सब आगे से पूछता है इसका क्या मतलब है, तो फिनिक्स उससे बताता है कि उसका बेबी अभी तक हैच नहीं हुआ है, उसे किसी तरीके से यहाँ पे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से वहाँ पे फिनिक्स का अंडा तोड़ने में मदद करेगा, तभी यहाँ पे फिनिक्स बाहर आ पाएगा। मोटा मोटी फिनिक्स ये सौ से खुश था और उसने यहाँ पे उसे अपना अंडा दे दिया था। इसके बाद जगह टूटने लगती तो वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सौ को कोई इक्विपमेंट चाहिए था जो वो यहाँ पे ताऊ को दे सके। हालांकि फिनिक्स उससे कहता है कि ये सब कुछ खराब माल है, लेकिन ये सौ उससे कहता है फॉल्स गॉड ने गिराया है, खराब कैसे हो सकता है। इसके बाद वो यहाँ पे हेफेस्टस स्पीयर उठा लेता है। बेसिकली ये जादुई डंडा था जो कि यहाँ पे मीजस के लिए काम आएगा, बेसिकली सिस्टर ताऊ के लिए बना है ये। इसके बाद फिनिक्स ये सौ की मदद करता है उस जगह से बाहर निकलने में और वो दोनों सक्सेसफुली टेंपल से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग गॉड्स वर्ल्ड डोमेन रीजन कुछ भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे गॉड गॉड ही भरे हुए थे। वही हेफेस्टस का ये जो लाल वाला है वही हेफेस्टस है जिसका क्लोन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसका साथी उससे कहता है क्लोन तो ही है, इसमें इतना ज्यादा नाराज होने की क्या जरूरत है। लेकिन जब हेफेस्टस उन्हें बताता है कि वो क्लोन यहाँ पे फिनिक्स को गार्ड करने के लिए रखा हुआ था, वो फिनिक्स आजाद हो चुका है तो वो दुनिया भी कोलैप्स कर जाएगी। जिसपे बाकी गार्ड्स नाराज हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने गॉड पावर का इस्तेमाल किया था फिनिक्स को पकड़ने के लिए और इनका कुछ अलग ही प्लान चल रहा है और वो फिनिक्स को पकड़ना इनके प्लान के लिए जरूरी था। इसीलिए वो लोग हेफेस्टस से कहते हैं कि अब अच्छे से तुम्हें यहाँ पे खातिरदारी करनी पड़ेगी हमारी। इसके बाद वो सभी मिलकर हेफेस्टस को भोजपुरी में गाली देने लगते हैं। तोरा के समझ नहीं आवत है कि तू गंद जो मचावल बाड़ू। लेकिन तभी इनके बीच में एक सींग वाला गार्ड था जो कि उन लोगों से कहता है कि बकवास बंद करो। उन्हें बताता है कि इतने सभी सालों के एक्सट्रैक्शन के बाद में यानी कि कुछ निकालने के बाद में इनके पास ओरिजिन काफी ज्यादा हो चुका है, अब बस इन लोगों को प्रॉब्लम सोर्स को ढूंढना है। और यहीं से इनका सीन खत्म। हम लोग ताऊ को देखते हैं जो कि ये सौ का इंतजार ही कर रही थी। ऐसे भी पता चल चुका था कि टेंपल कोलैप्स कर गया है और उसे लग रहा था कि ये सौ की फील्डिंग सेट है। लेकिन तभी ये सौ फिनिक्स के साथ में टेंपल से बाहर निकलता है और ताऊ से कहती है कि चलो जिंदा हो, पेमेंट मेरी रहेगा। ये सौ आगे से कहता है कि तुम्हें पेमेंट की चिंता है, मैं सही सलामत आया, ये देख के खुश नहीं हो तुम। लेकिन जब वो यहाँ पे फिनिक्स को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो इमॉर्टल फिनिक्स था और वो ये सौ से कहती है कि तुम इसके साथ कैसे घुल मिल गए भाई। लेकिन फिनिक्स जाते जाते यहाँ पे एक आखिरी बवाल मचा के जाता है और वो झटके के अंदर ही यहाँ पे क्रोकोडाइल कम कैटफिश जो थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और जाते हुए ये सौ से कहता है कि हम लोग दोबारा मिलेंगे, बच्चे का ध्यान रखना, डैडी इज होम। इसके बाद ताऊ ये सौ से कहती है कि टेंपल से तुम क्या क्या माल लेके आए। जिंदा बच गए काफी ज्यादा बड़ी बात है, अंडा ले आए काफी ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन माल क्या लेके आए। ये सौ बताता है काफी अच्छा माल लेके आया है। जिसके बाद वो साइड से यहाँ पे वो सबसे पहले खून की बूंद दिखाता है, 2 बूंद जिंदगी की। उसको देख के ताऊ भी काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पे इस जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो एक्सप्लोरेशन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे उसकी दोनों प्रोफेशन पावरफुल हो जाते हैं गॉड्स इन्फ्लुएंस होने की वजह से, यानी कि उसकी जॉब एडवांसमेंट हो गई दोनों प्रोफेशन में। क्योंकि ये सौ की जॉब यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी, सॉरी इवॉल्व हुई थी, इसलिए एवुजू का भी यहाँ पे प्रमोशन हो गया था। ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, पुराने जो प्रोफेशन थे उनकी एबिलिटीज, परसेंटेज और पावर बढ़ गई थी बस, वगैरह वगैरह। मिस्टर टेमर के लिए मैं यही चीज बोलूंगा, वगैरह वगैरह। खैर जब वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे तभी अंडा आगे से हिलने लगता है। ये सौ को समझ में आ जाता है कि छोटे मेहमान बाहर आने वाले हैं, इसलिए ये सौ सिस्टर ताऊ से कहता है कि अब घर जाने का समय हो चुका है। तो सिस्टर ताऊ से कहती है कहाँ चले भाई,
आज के पैसे कौन देगा। इसके बाद हम लोग ताओ और ये साओ को देखते हैं जो कि घर में आते हैं, जहाँ पे ये साओ को अपने घर से एकदम चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। ये साओ अंदर घुसता है, ये कहते हुए क्या हो रहा है भाई। तो फिर उसे यहाँ पे सबसे पहले सिटी लॉर्ड दिखाई देता है, जिसने पता नहीं कौन सी पोशाक पहन रखी थी। कहते कि ये साओ भी उसे पूछता है कि आपने क्या पहन रखा है भाई, कोई सीजन विजन आया है क्या कि वो इवेंट चल रहा है। जिसपे एरन आगे से कहता है कि ये बताना अपना मुश्किल है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जिसपे एक सोल्जर आगे बढ़ता है और वो ये साओ को बताता है कि सिटी लॉर्ड के अपने ही कुछ रीजन है ये सब कुछ पहनने का। खैर वो ये सब कुछ यहाँ पे अल्टीमेटली सिटी को रीबिल्ड करवाने के लिए ही कर रहे हैं। ये साओ आगे से कहता है और भी ज्यादा अच्छे से बताओ भोजपुरी में। जिसपे वो सोल्जर आगे से बताता है कि सिटी लॉर्ड ये चाहता है कि ये डुवार्व जो कि ये साओ यहाँ पे लेके आया है वो भी लोग मदद करे सिटी को रीबिल्ड करने में। लेकिन ये डुवार्व काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए ये ना ही यहाँ पे किंग का कुछ कहना मान रहे और ना ही कुछ उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। ईसा उससे कहता है ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे उस कॉस्ट्यूम से क्या लेना देना है ये बताओ मुझे। तो फिर वो सोल्जर ये साओ को बताता है कि किंग का दिमाग खराब हो गया था इन लोगों को इस तरीके से ना कहना सुनते हुए, इसलिए किंग ने सोचा अगर वो यहाँ पे चावल का कॉस्प्ले करता है तो फिर शायद से ये डुआर्व उसका कहना मानने लगेंगे। जिस पे ये साओ अपने मन के अंदर सोचता है इतना खतरनाक कम करने के लिए कम से कम सर के बल बचपन में 3-4 बार तो गिरना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सोल्जर से कहता है कि अपने वारदा से कह दो कि ये बकवास बंद कर नॉर्मल कपड़ों में आ जाए, वो यहाँ पे डुआर्व की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर ये साओ डुआर्व से मिलने के लिए जाता है तो फिर थॉर यहाँ पे ये साओ को किंग समझ लेता है, तो उसे भोजपुरी में गाली देते हुए कहता है भाग जाओ यहाँ से, नहीं ये दोनों हथौड़े खोपड़ी पे मार दूंगा मैं। लेकिन जब वो ये साओ को देखता है तो वो शांत हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम टेंपल के अंदर गए थे। ये साओ आगे से कहता है गया ही नहीं था, माल भी लेके आया हूँ वहां से। इसके बाद वो अपने पास से यहाँ पे फायर गॉड का स्टाफ दिखाते हुए कहता है कि ये मिला है मुझे। लेकिन थॉर जैसे उस स्टाफ को दिखता है तो वो आगे से कहता है कि ये गॉड ऑफ फायर का स्टाफ अगर ये तुम्हारे हाथों में है तो फिर तुम उसका पक्का एनिमी हो गए, यानी कि दूत, उसका दुश्मन है ये। लेकिन डुआर्व के लिए अभी ये साओ यहाँ पे उनका भगवान बन चुका था, वो लोग ये साओ के लिए कुछ भी करने को राजी थे। इस पे ये साओ मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों से कह देता है अगर ऐसी बात है तो फिर अब से सिटी के अंदर ही रहो और सिटी को रीबिल्ड करने में मदद करो। जिसपे डुआर्व को कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो लोग ये साओ का हर एक कहना मान रहे थे। वहीं पे ये साओ थॉर से कहता है कि उसे अभी भी कुछ इक्विपमेंट बनवाने हैं, तो थॉर उसे कहता है कि वो कुछ ही देर में बना देगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी वो सिटी को बनाने के लिए मदद करने जा रहा है। इसके बाद हम लोग किंग को दोबारा देखते हैं और इस बार ये किसी चीज का बीज बने हुए थे और उन्हें पक्का लग रहा था कि इस बार तो डुआर्व इसका कहना ही मान जाएंगे। तब यहाँ पे सोल्जर आता है और उन्हें बताता है कि डुआर्व मदद करने के लिए जा चुके हैं। जिसपे किंग खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन सोल्जर उसे बताता है कि ये साओ ने ये काम किया है, आप चावल बने या फिर गू कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे किंग हताश होकर नीचे बैठ जाता है और वो यही सोचता है कि ये साओ ने ऐसा क्या किया कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका कहना मानने के लिए चले गए। वो सोल्जर बताता है कि ये साओ ने उनसे कुछ मीठी मीठी बातें की और वो तुरंत मान गए। इस पे किंग उठ के यहाँ से जाने लगता है तो सोल्जर उसे पूछता है कि अब आप कहाँ पे जा रहे हैं। इस पे किंग आगे से कहता है सर्कस के अंदर सारी उम्र में जोकर बने आ रहा पे काम करने के लिए, क्योंकि राजा का काम तो मेरा रहा नहीं। इसके बाद अगला सीन सोफिया के घर का होता है जहाँ पे कई सारे नोबल्स आए हुए थे और वो सोफिया को बताते हैं कि वो सभी यहाँ पे प्रिंस कारामी के ऑर्डर पे आए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कारामी कौन है, मेरी मौसी का लौंडा होगा शायद, मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानता। सोफिया उसे कहती है कि काम क्या है ये बताओ, मुझे नहीं जानना है तुम्हारे प्रिंस के बारे में। इस पे वो नोबल सोफिया से कहता है कि प्रिंस कारामी आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप उनसे दिल से दिल बात करेंगे तो फिर वो आपका कहना मान जाएंगे और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम के बारे में इन लोगों ने नहीं बताया, बाय द वे मुझे दोष ना देना। सोफिया साहब मना कर देती है कि ये आइडिया पहले काम करते थे अब नहीं। इस पे वो नोबल आगे से कहता है कि फिर तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी और तभी यहाँ पे ये साओ आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि हुआ क्या है भाई ये तो बताओ। वहीं पे सोफिया ये साओ को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, तो ये साओ उससे कहता है सॉरी भाई लेट हो गया था, किसी का अंडा चुरा रहा था दोबारा। वहीं पे वो नोबल से ये साओ को देख के ज्यादा खुश नहीं होते हैं, लेकिन उसे इतना ही कहते हैं कि काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग यहाँ पे अभी भी हैं। फ्यूचर देख के मुझे पता चला कि ये लोग ये साओ के टाइटल के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। बेसिकली ये साओ को ये लोग टाइटल नहीं देना चाहते एक नोबल का, और जो प्रिंस करामी इसी बात का फायदा उठा के वो सोफिया के साथ विन विन सिचुएशन करना चाहता है। खैर वो नोबल अल्बर्ट अब यहाँ पे ये साओ को उंगली करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम में तो कुछ भी खास बात नहीं है यार, तुम्हें नोबल बनने के लायक समझा भी जाए। ऑफ कोर्स सोफिया यहाँ पे ये साओ को डिफेंड करती है, तो ये साओ आगे से कहता है कि देखो भाई मेरे पास दो ही रूल हैं, जब बातों से काम नहीं बनते तो मैं हाथापाई पे आ जाता हूँ। इसके बाद वो अल्बर्ट के मुंह के ऊपर घुसन दे मारता है और अल्बर्ट एक बार में ही नॉकआउट दुनिया से। इसके बाद वो बाकी नोबल्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें भी खर्चा पानी चाहिए क्या। जिस पे वो लोग आगे से कहते हैं नहीं नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये साला है ही था खराब, हमने इसे कितनी बार बोला कि ये सब चीजें खराब है, ऐसा नहीं करते, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है तुम्हारे नोबल बनने से, जाओ ले लो टाइटल, तुम मेरी टेरिटरी भी ले जाओ। वहीं पे ये साओ सोफिया से कहता है कि देखा जब बातों से काम न बने तो फिर हाथ ढीले ही करने पड़ते हैं। इसके बाद ये साओ की इस अनाउंसमेंट को दुनिया के भर में किया जाता है वर्ल्ड अनाउंसमेंट के जरिए, और साथ में ये साओ की वजह से उसकी टाइम लिमिट बढ़ गई थी, यानी कि ये लोग कुछ ही टाइम के लिए गेम खेल सकते हैं, बेसिकली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, लेकिन ये साओ की वजह से टाइम बढ़ गया था। और
और साथ में ये सौ की वजह से कुछ टेरिटरीज भी अनलॉक हो गए थे। बेसिकली कुछ इलाका अनलॉक रहता है ना गेम्स के अंदर, लेकिन ये सौ की वजह से वो भी अनलॉक हो गया था। तो कई सारे लोग ये सौ के लिए खुश थे। वही सोफिया ये सौ से कहती है क्योंकि तुमने डिवॉर्स को यहाँ पे सिटी को बनाने के लिए बना लिया, इसीलिए कई सारे लोग यहाँ पे ये सौ की शॉप्स को हाई प्राइस के ऊपर खरीदना चाहते हैं। सोफिया उससे पूछती है कि तुम्हें उनसे मिलना है, तो ये सौ आगे से कहता है कि जब लक्ष्मी माता खुद घर पे आ रही हो तो उन्हें कोई नहीं रोकता। जिसके बाद ये सौ बाहर जाता है तो फिर यहाँ पे शेयर मार्केट वाला खेल लगा हुआ था। सब एकदम चिल्लाए जा रहे थे कि अगली बढ़ाओ क्या है, आपकी दुकान का रेट क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना, क्या पैसा चाहिए, दुकान दो हमें। ऐसा उन लोगों से कहता है दुकान चाहिए ले जाओ, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। लेकिन वो लोग भाई बोतली बाहर निकाल लेते हैं सोनू की, आगे से कहते हैं कितना चाहिए बताओ, हम अभी खरीद लेंगे यार। इसके बाद ये सौ अपनी कई सारी शॉप्स यहाँ पे सेल कर देता है, तो फिर उसका जो मनी रोलिंग इफेक्ट था वो एक्टिवेट हो जाता है। पैसे के लिए जो पैसा उसे मिला है वो मल्टीप्लाई हो गया है। जिसके बाद ये सौ रियलिटी में जब वापस आता है तो फिर उसके बारे में ही बात हो रही थी। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये सौ की वजह से उनके सेंटर को यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। और साथ ही में कई सारे फॉरेन लोग यहाँ पे इलीगली और लीगली चाइना के अंदर आ रहे थे ताकि वो उनकी सिटी का यहाँ पे फायदा उठा सके। बेसिकली ये सौ की टेरिटरी बड़ी हुई है तो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वह भी ये सौ को समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग उसी के पीछे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गेम रियलिटी के साथ मर्ज कर जाता है और जो भी लोग यहाँ पे वर्दी थे पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनकी बॉडी के अंदर पावर आ जाती है। ये सौ के ऊपर भी मैसेज आता है कि अब वो अपनी गेम स्किल्स को रियलिटी के अंदर मर्ज करना चाहता है। वो अपनी कोई भी स्किल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये सौ सबसे पहले मनी शील्ड को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है, जिसपे ये सौ अपनी कई सारी स्किल्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि लेवल 10 के ऊपर के जितने भी प्लेयर हैं वो कई सारी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद ये सौ घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि अब यहाँ से सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा, कोई भी क्राइम इलीगल नहीं रहेगा। इफ यू हैव पावर ऑफ कोर्स तो कॉमन लोगों को भी उनकी पावर मिल जाती है। वो भी फिजिकली यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। हम लोग एक बंदे को देखते हैं और उसके पास ऐसा स्पीड थी तो ये चिल्ला के कह रहा था उसेन बोल्ट कम विथ मी, देखते हैं कि कौन जीतेगा। और बाय द वे ऐसा डिलीवरी बॉय था, ये आगे से कहता है कि अब तो मैं एक बार में हजारों डिलीवरी कर सकता हूँ। और भाई ये सब अलग ही बंदे थे। एक बंदे के पास में जानो हाथ से आग निकालने की एबिलिटी, तो आगे से कहता है कि अब मुझे लेटर की जरूरत नहीं है सिगरेट फूकने के लिए। एक बंदा गायब हो सकता था तो आगे से कहता है कि वुमेन्स बात मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग ये सौ को देखते हैं जिसको कुछ नोब घेर लेते हैं, जो कि ये सौ से कहते हैं कि जो भी लूट है वो सभी हमें दे दो, इससे पहले कि हम तुम्हारी टांगे तोड़ दे। ये लोग अपने फर्स्ट मैच में ही सीजन फर्स्ट के प्लेयर से भिड़ गए। ये सौ उन लोगों से कहता है कि तुम्हें पैसा चाहिए, साला मैं चिल्लर छिड़का दूं ना, लोग बह जाते हैं। जिसके बाद वो एक बंदे की मुंडी पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। ऑफ कोर्स बस एक साइड की, जिसके बाद वो सभी लोगों को एलिमिनेट कर देता है। इसके बाद हम लोग एक जगह को देखते हैं जहाँ पे पार्टी चल रही थी और सब नाच गा रहे थे। बाय द वे ये ग्रुप की चीजें हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रही थी और इन लोगों ने गेम के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, तो इन लोगों के पास भी रियल लाइफ के अंदर कई सारी स्किल्स आ गई थी। तो ये भी लोग खुश थे कि हम भी लोग किसी से कम थोड़ी ना है। और जो नाच गाना चल रहा है वो एकदम कमाल का था। तभी कोई दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है तो वो लोग पूछते हैं तुम कौन हो भाई, और ये साहू था। वो आगे से कहता है कि अच्छा गोठे बोठे सब यहीं पे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा और ना ही मुझे किसी को घर पे जाने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग येलिन को देखते हैं जो कि ये ग्रुप का फ्यूचर हेड है, जो कि ये साहू से कहता है कि तू कौन है भाई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह से आने की। जिस पे ये साहू अपने चेहरे से मास्क हटाता और कहता है कि आवाज से पहचाने नहीं क्या भाई। वहीं पे सभी लोग ये साहू को देख के हैरान हो गए थे क्योंकि सब लोगों ने सुना था कि ये साहू कार एक्सीडेंट के अंदर चल बसा है। वहीं पे लेन में ये साहू को देख के हैरान होता है और उसे कहता है पैसा चाहिए क्या बाबू, अगर पैसा चाहिए तो फिर घर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। ये साहू आगे से कहता है कि बस दो चीज क्लियर करने के लिए आया हूँ। 10 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मेरे पेरेंट्स चल बसे थे, ये तुम्हारी वजह से हुआ था। जिस पे ये लेन आगे से कहता है कि अच्छा तो तुम ये पूछने के लिए आए हो, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो एक बंदा आगे बढ़ा था जो कि इस चीज को रोकना चाहता था, तो ये साहू के कान के अंदर अपनी उंगली घुसा देता है और भाई की फील्डिंग वहीं पे ही सेट कर देता है और सभी से कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि तुम लोगों के लिए कि आज तुम लोग येलिन को ना ही रोको। और वो लोगों से कहता है कि सच बताओ और बिना किसी दिक्कत के यहाँ से चले जाओ। चले जाने से मेरा मतलब हमेशा के लिए चले जाओ दुनिया छोड़ के। वहीं पे सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कोई बंदा एक उंगली से भी किसी की जान ले सकता है क्या। वहीं पे एक बंदा आगे से कहता है कि कहीं ये उस गेम से ये साउ तो नहीं गेम वाला। इस पे ये साउ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यार इतने भी बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें पता भी चल गया। येलिन आगे से कहता है कि तुम्हारा नाम ये साउ है, इसका मतलब ये नहीं थोड़ी तुम गेम के ये साउ हो जाओगे, अपनी औकात में रहो। जिसके बाद वो ये साउ को बता भी देता है कि 10 साल पहले उसी ने यहाँ पे ये साउ की कार के साथ में गड़बड़ी की थी, जिसके बाद धमाका हुआ। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि वो यहाँ पे कार के अंदर मरा नहीं और जिंदा बच गया, जिसके ऑफकोर्स ये साउ को यहाँ पे गुस्सा ही आता है। लेकिन येलिन को क्या ही फर्क पड़ता था। वो आगे से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारी कंपनी को लूटने वाला मैं ही था। इसके बाद वो अपने लौंडों से कहता है कि जो भी इसकी फील्डिंग सेट करेगा उसे वो यहाँ पे डार्क गोल्ड इक्विपमेंट देगा। लेकिन तभी येलिन देखता है कि कोई भी यहाँ पे ये साउ के खिलाफ में एक्शन वैक्शन नहीं ले रहा है। और कौन है भाई ये साउ के खिलाफ के जाएगा। सभी लोगों ने देखा कि एक उंगली से किसी ने एक बंदे की फील्डिंग सेट कर दी। जिसके बाद ये साउ आगे बढ़ता है और वो येलिन की उंगली पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। और ये साउ उससे कहता
कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा सारा नशा मैं उतार दूंगा, क्योंकि एक एक करके मैं तुम्हारी हर एक हड्डी तोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद ये सौ जैसा बोलता है वैसा करता भी है। एक एक करके यहाँ पे वो सारी एलियन की हड्डियां तोड़ने लगता है। पहले 5 उंगलियों की बारी आती है, जिसके बाद हाथ की, और एलियन ये सौ से कहने लगता है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। ये सौ उससे कहता है कि जब ऊपर जाना तो फिर जिन लोगों से तुमने फील्डिंग सेट की है उनसे माफी मांग लेना। जिसके बाद उसके सर के ऊपर वो पैर रखता है और कुचल के उसके सर को फुटबॉल की तरीके फोड़ देता है। वहीं पे सभी लोग ये देख के हैरान हो गए थे कि यहाँ पे ये सौ ने क्या किया, और सभी लोगों को यहाँ पे ये ग्रुप की फ्यूचर की चिंता हो रही थी। लेकिन तभी कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और वो अब यहाँ पे एलियन को गाली देने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये सभी लोग काफी ज्यादा खराब है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यारे अंकल को खत्म करने की। जिसके बाद इसी तरीके से ये सभी बातें, तो ये सौ पीछे मुड़ता है और उन लोगों से कहता है कि दिखावा क्या कर रहे हो भी, किसी ने मेरी मदद की उनके जाने के बाद में, चिंता ना करो, तुम में से कोई भी बच के नहीं जाएगा, तुम सभी लोगों की फील्डिंग मेरे हाथों ही सेट है। इसके बाद ये सौ लोगों के ऊपर हमला करता है और उनकी एक एक करके लेने लगता है। तो वो सभी भागते हुए कहते हैं कि हमने ये सब कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ ये इनकी गलती है, हमारी मदद करो। जिसके बाद हम कुछ देर में ये सौ को देखते हैं जिसने सभी लोगों की फील्डिंग सेट कर दी थी। जिसके बाद वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग एक और ग्रुप को देखते हैं और इन लोगों ने भी अपनी एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया था और इन लोगों को लग रहा था कि अब ये लोग यहाँ पे पूरी एक कंपनी को भी टेक डाउन कर सकते हैं। और जिसके बाद ये लोग ये सौ के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन वो 40 पे है, 40 लेवल पे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो एक अकेला बंदा है, अगर हम पांचों उसके ऊपर चढ़ाई कर दे तो फिर उसे कोई भी बचा नहीं सकता। अब ये कौन थे और किस ग्रुप से थे मुझे घंटा नहीं पता और ना ही ऑथर ने बताया। लेकिन ये सौ पे यहाँ आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, जल्दी से आओ, एक के खिलाफ 5 हमला करो, देखते हैं कि कौन जीतता है। जिसके बाद ये सौ उन लोगों के ऊपर में यहाँ पे स्ट्राइक मारता है और झटके के अंदर इन सभी लोगों को भी एलिमिनेट कर देता है और उन्हें एलिमिनेट करने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के अंदर पूरी सिटी के अंदर केओस मच जाता है। हर कोई यहाँ पे हाथापाई पे उतर आया था, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पे आर्मी और पुलिस भी आ जाती है जो पूरी तरीके से ये सौ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सारे लोगों से कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बे। लेकिन तभी यहाँ पे ली हुआन नाम का एक बंदा आता है जो कि सिटी का गवर्नर था और वो ये सौ से कहता है कि हम लोग बैठ के कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। जिसे उसे कहता है कि भगो भाई। इस पे ली हुआन ये सौ को बताता है कि तुम्हें पता है जियांग चन इतने समय पूरी तरीके से केओस के अंदर है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो यहाँ पे पूरी सिटी को रिस्टोर करने में और यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर बनाने में, बेसिकली सिटी के अंदर शांति वांति लाने के लिए। ये सब आगे से कहता है उसकी एक रिक्वेस्ट है बस, जिसपे ली हुआन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। पता नहीं ये सौ ने क्या कंडीशन रखती है, लेकिन इसके चलते यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये सौ ही गेम वाला ये सौ है जिसका लेवल 40 है और सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स यान रैन को भी पता चलता है कि ये सौ ही ये सौ है। जिसके बाद वो यहाँ पे ज़ुहोंग को गाली देने लगते हैं, ये कहते हुए कि अगर ये साला ना होता तो मैंने कभी भी यहाँ पे ये सौ को छोड़ा ना होता और आज मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा होता। ऑफ कोर्स यान रैन यही कहती है कि अब वो जाके ये सौ को ढूंढेगी, बाकी से ये सौ मिलता है या नहीं मिलता भगवान जाने। जिसके बाद ये सौ गेम के अंदर लॉग इन करता है तो सभी लोग ये सौ के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये सौ ने काफी ज्यादा मदद की थी पूरे जियांगचन को संभालने में, जिससे जियांगचन एक रात के अंदर ही केओस से बाहर आ गया था और सभी चीजें स्टेबल हो गई थी। जिसके बाद ये सौ अपने घर में जाता है जहाँ पे वो सीधा थॉर से मिलता है। थॉर उसे पूछता है कि तुम आ गए, तो ये सौ उसे बताता है कि वो अपने साथ एक ब्लूप्रिंट भी लेके आया है। थॉर उस इक्विपमेंट को चेक करता है और ये सौ को बताता है कि एक लॉ ऑफ द बीस्ट गॉड है जो कि एक एपिक इक्विपमेंट है। ये सौ उससे पूछता है कि ये बन सकता है, जिसपे थॉर उसे बताता है कि बन सकता है, लेकिन अगर इनफ मटेरियल होंगे तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे मैजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर भी बदल सकते हैं और ये एक तरीके से सेट के अंदर बदल जाएगा। तो ये सौ अपने पास से यहाँ पे एक दूसरा ब्लूप्रिंट बाहर निकालता है जो कि बीस्ट गॉड के हेलमेट का था, यानी कि ये सब कुछ सेट के अंदर है। लेकिन ये सौ के पास अभी सिर्फ क्लॉ और हेलमेट था, इसलिए वो यहाँ पे पूरी बॉडी को फॉर्ज नहीं करा सकता है। ये सौ थॉर से पूछता है कि उसे कितना टाइम लगेगा, जिसपे थॉर बताता है कि डुलिन अगर वो एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन लगेंगे। तो ये सौ ऐसे चला जाता है ये कहते हुए कि तुम काम करो, मैं 3 दिन के बाद ही आऊंगा। इसके बाद अगला सीन एक बीस्ट टेमिंग शॉप का होता है जहाँ पे ये सौ शॉप ओनर से पूछता है कि मुझे कुछ सामान मिल सकता है, जिसपे शॉप ओनर उसे बताता है कि उनके पास जो भी सामान होगा वो लोग बिना किसी दिक्कत के ये सौ को दे देंगे। ये सौ यहाँ पे शॉप ओनर से हाई क्वालिटी की बीस्ट टेमिंग फ्रूट्स को खरीदने के लिए आया था, जितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी होगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। शॉप ओनर ये सौ को बताता है कि उनके पास लेवल 5 तक के यहाँ पे हाई क्वालिटी फ्रूट्स हैं। ये सौ आगे से कहता है लेवल 4 और 5 के जितने भी हैं सब ले आओ। इस पे शॉप ओनर तुरंत यहाँ पे सभी चीजों को तैयार कर देता है। जिसके बाद हम लोग ये सौ को देखते हैं जो कि फ्रूट्स को यहाँ पे लिटिल ग्रे और फिनिक्स अंडे के पास रख देता है, जहाँ पे वो उन लोगों से कहता है कि इन्हें खा लो, आराम से खाना, ज्यादा खाओ नहीं गले के अंदर फंस जाएगा। और वो इसी बारे में सोच रहा था कि पता नहीं इनकी मदद से अंडा फूटेगा भी नहीं फूटेगा। जिसके बाद ये सौ लिटिल ग्रे के स्टैट्स को चेक करने की कोशिश करता है तो लिटिल ग्रे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ये सौ उसके स्टैट्स को ही नहीं देख पा रहा था। फिर इसके बाद ये सौ लिटिल ग्रे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। जिसके बाद वो दोनों लेवल 40 के एरिया के पास आ जाते हैं, जिसका लेवल मैक्सिमम 50 तक जा रहा था। और ये सौ लिटिल ग्रे से कहता है कि जरा मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाना। और तभी एक होड़ उन लोगों की तरफ आ रही थी मॉन्स्टर्स की, तो लिटिल ग्रे बस बैठ के आराम से अपनी फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है और वो एक झटके के अंदर ही सभी होड़ को यहाँ पे एलिमिनेट
एलिमिनेट कर देता है, जिनका लेवल 40 और 50 के आसपास था। ये साउ लिटिल ग्रे से कहता है कि तुम तो अलग ही लेवल पे जा चुके हो यार, तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं रहा। जिसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग दोबारा चेंज होती है और ये साउ पहले नंबर पे ही था, बाकी नंबर्स के बारे में हमें बताया नहीं गया। ऑफ कोर्स सभी लोग हैरान थे ये साउ की प्रोग्रेस को देख के। वहीं पे सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये साउ की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है। वो सभी आगे से कहते हैं अगर वो लोग यहाँ पे एक लेवल भी अप करना चाहे तो फिर उन्हें यहाँ पे महीने लग जाते हैं। कुछ लोग आगे से कह रहे थे कि किसी को यहाँ पे 10 साल लग जाएंगे लेवल 100 तक पहुंचने में, तो एक बंदा आगे से कहता है कि मैं 10 पे ही पहुंच जाऊं वही बड़ी बात है। जिसके बाद हम लोग ये साउ को देखते हैं जो कि उस इलाके के बॉस को एलिमिनेट कर देता है। वहीं पे इबुसु ये साउ को बताता है कि फिनिक्स के बाहर आने का समय हो चुका है, तो फिर ये साउ अंडे को बाहर बुला लेता है। तभी अंडा आगे से हैच हो जाता है और उसके अंदर से बेबी फिनिक्स बाहर निकलता है। ऑफ कोर्स बेबी फिनिक्स यहाँ पे कमाल का दिख रहा था। इबुसु ये साउ को बताता है कि इस तरीके के बीस्ट को यहाँ पे 100 से ज्यादा साल लग जाते हैं सक्सेसफुली हैच होने में, लेकिन तुम काफी ज्यादा लकी हो कि ये काफी जल्दी हो गया। इसके बाद हमें फिनिक्स की एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है। ये लेवल 1 पे था, लेकिन इसके बावजूद ये साउ अभी इसके कुछ स्टैट्स को नहीं देख पा रहा था, जिसमें से माना और हेल्थ थे, यानी कि भाई लिटिल ग्रे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद और भी कई सारे यहाँ पे स्किल्स थे जिनके बारे में लंबा चोखा बताया गया है, जो कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। मोटा मोटी ये लिटिल ग्रे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और एबिलिटीज भी काफी ज्यादा कमाल की थी। बर्निंग फ्लेम्स थे, फॉलिंग कोमेट्स था और सोल सेटिंग अटैक्स थे। एक तरीके से पूरी तरीके से गॉड्स के हमले ही थे। इसके बाद अगला नंबर नाम देने का आता है, तो लिटिल साउ उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए नाम छोड़ा था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारा नाम यहाँ पे ये रखूंगा। तो फिनिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आगे से कहता है डैडी हो लेकिन फादर नहीं, अपने को मेरा बाप का नाम मांगता। तो ये साउ उसे कहता है ठीक है भाई गुस्सा ना हो, तुम्हारे फादर के हिसाब से ही नाम रखते हैं। तुम्हारे फादर ने लू होंग नाम रखा था तुम्हारा, मैं तुम्हें लू बुलाऊंगा। उसी टाइम पे लिटिल ग्रे ये साउ को बताता है कि पीछे देखो भाई। तो फिर जब ये साउ पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे यहाँ पे पॉइजन गैस था और ये साउ को बिल्कुल भी देर नहीं लगती है ये समझने में कि ये सब कुछ यहाँ पे पॉइजन रैट्स की वजह से हो रहा है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजन को रिलीज करते हैं। लिटिल ग्रे जल्दी से खड़ा होता है और वो यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चूहों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूहों की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए ये साउ को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। लेकिन चूहों की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो ये साउ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने से भी आके उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। इसलिए ये साउ को मजबूरन अब यहाँ पे साउलू का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वो उससे कहता है कि आगे से बर्निंग फ्लेम्स का इस्तेमाल करो, तो साउलू बर्निंग फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान में जाता है और वहां से आग की बरसात करने लगता है। इससे चूहों के ऊपर यहाँ पे 18,000 के डैमेज लगते हैं और चूहे एक झटके के अंदर ही नॉकआउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। देखते ही देखते कई सारे चूहे मर जाते हैं, लेकिन अभी भी तादाद काफी ज्यादा थी। इसलिए साउलू एक और मूव का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो आसमान में एकदम स्काई रॉकेट के तरीके जाता है और नीचे से उसे एग्जॉस्ट जा रहा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सभी चूहों को जला के खत्म कर देता है। वहीं पे ये साउ ने इतनी बार में यहाँ पे इतने ज्यादा चूहों को मारा था कि उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है कि वो लेवल अप करने लगता है और लगातार लेवल अप करते ही रहता है। जिसके बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है। वहीं पे सभी लोग ये साउ की स्पीड को देख के हैरान थे कि ये कितना ग्राइंड कर रहा है भाई, इतनी जल्दी जल्दी लेवल अप कर ले रहा है। एक दिन के अंदर ही यहाँ पे 2 लेवल पार कर गया और हमें महीनों लग जाते हैं। यहाँ तक कि ये बात फॉरेन के ऊपर भी जा रही थी और वहाँ पे सभी लोग ये साउ के बारे में भी बात कर रहे थे कि ये बंदा कुछ खा रहा है क्या, कि इसका लेवल इतना जल्दी कैसे बढ़ रहा है, कि कोई पोषण वोषण मिल रहा है ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट का। यहाँ तक कि ये साउ भी हैरान हो गया था कि उसने यहाँ पे इतने सभी चूहों को खत्म कर दिया कि उसे यहाँ पे डायरेक्ट 5 लेवल गेन हो गया, वो लेवल 45 पे आ गया। जिसके बाद वो साउलो और ग्रे से कहता है कि थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं। जिसके बाद वो गहराई के अंदर जाने लगता है जहाँ पे और भी ज्यादा म्यूटेटेड रैट्स थे। तो वो साउलो और लिटिल ग्रे से कहता है कि खड़े क्या हो भाई, आतिशबाजी शुरू करो। इस पे साउलो बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो आतिशबाजी का इस्तेमाल करते हुए सभी म्यूटेटेड रैट्स को यहाँ पे एलिमिनेट करने लगता है। और देखते ही देखते ये साउ का लेवल अब यहाँ पे 50 तक पहुंच गया था और साथ ही में यहाँ पे साउलो का लेवल भी बढ़ गया था। तभी थॉर ये साउ के पास मैसेज करके बताता है कि उसका यहाँ पे बीस्ट गॉड सूट रेडी हो चुका है, वो आके उसे पिकअप कर सकता है। इसलिए वो साउलो और लिटिल ग्रे से कहता है कि चलो चल के तुम्हारा सूट देख लेते हैं। इसके बाद ये साउ थॉर के पास जाता है उससे मिलने के लिए और पूछता है कि सूट रेडी है। इस पे थॉर उससे कहता है रेडी है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने काम को ये साउ को दिखाता है। सबसे पहले वो यहाँ पे क्लॉ दिखाता है। ये साउ जब उन क्लॉस को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि इनके पास हिडन फंक्शन भी है। बेसिकली इसमें ब्लीडिंग इफेक्ट था, जो कि यहाँ पे किसी के ऊपर लग गया तो फिर यहाँ पे 10% की उसकी हेल्थ जा सकती है बिना कुछ करे ही। वहीं पे ये साउ को ये सब कुछ पसंद आता है क्योंकि ये काफी ज्यादा कमाल का था। साथ ही में थॉर ने ये साउ के लिए उसका हेलमेट भी बना के रेडी कर दिया था। और अगर तुम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कोई सोल टाइप का गेम नहीं खेला है तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी तुम यहाँ पे कोई आर्मर लेते हो तो फिर तुम्हें फुल सेट आर्मर मिलता है। नहीं तो अगर तुम ढूंढते हो तो फिर तुम्हें उसके क्राफ्ट मिलते हैं, यानी कि स्क्रोल, जिससे तुम यहाँ पे आर्मर बना सकते हो। और जब पूरा आर्मर सेट
सेट हो जाता है तो उसका एट्रीब्यूट दुगुना या तिगुना हो जाता है। ऐसा ही ये साओ के साथ हो रहा था। अभी के लिए उसके पास यहाँ पे सिर्फ हेलमेट और क्लॉ ही है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो इफेक्ट थे वो यहाँ पे 10-10% थे, और ये जब इसका सेट कंप्लीट हो जाएगा तो शायद से ये 50 जा सकता है। इबुसु ये साओ से कहता है कि इसके एट्रीब्यूट्स तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन दिखने में एकदम दो कौड़ी के इंसान लग रहे हो। रात में किसी लड़के के सामने चले न जाना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ ही मार देगी। जिसपे ये साओ से कहता है, बाबूलाल यही तो आपको समझ में नहीं आता है, इन इक्विपमेंट के पास जादुई ताकत है, मैं इनको हाइड भी कर सकता हूँ। जिसके बाद ये साओ उस इक्विपमेंट को हाइड भी कर लेता है, यानी कि ये अपनी गोरी छाती दिखा सकता है लेकिन आर्मर बिना उतारे। जिसके बाद ये साओ का काम खत्म हो गया तो वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है, और तभी वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि किसी सुई सुई यूए सिटी के अंदर कुछ तो हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा कांड हुआ है। जिसपे इबुसु ये साओ से कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, कुछ बड़ा कांड होने वाला है। ये साओ आगे से कहता है अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमारे पास एकदम कमाल का बंदा है। जिसके बाद हम लोग ताओ को देखते हैं, उसका नौकर आगे से बताता है मालकिन कोई मिलने के लिए आया है। तो ताओ आगे से कह देती है बता दो मैं घर पे ही नहीं हूँ, संन्यास ले लिया है मैंने काम से। लेकिन ये साओ घर के अंदर ही घुस जाता है, ये कहते हुए कि नाटक क्या करती हो यार, मैं तो यहीं पे ही रहता हूँ ना। जिसपे ताओ ये साओ को देख के ऑफकोर्स घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये भड़वा जब भी आता है कुछ अच्छा नहीं होता उसके साथ में। वो उससे कह देती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, नमक छिड़क दूंगी तुम्हारे ऊपर में। बाद में अगर तुम्हें नमक के बारे में नहीं पता है तो इसका इस्तेमाल भूत भगाने के लिए किया जाता है या फिर बुरी ताकतें। ये साओ ताओ से पूछता है कि उसने सुना है कि यहाँ पे सु यूए सिटी के अंदर कुछ तो हुआ है। तो ताओ उसे बताती है कि सु यूए सिटी के अंदर ग्रे फॉग ने हमला बोल दिया है। ग्रे फॉग एक तरीके से भूरी धुंध, हिंदी में यही मतलब है भाई। ये साओ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये ग्रे फॉग का क्या मतलब है। तो फिर ताओ उसे बताती है कि इसीलिए वो यहाँ पे कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रही है। एशियन रिकॉर्ड्स के हिसाब से सुप्रीम पैलेस ने एक बार बताया था कि इसका लेना देना, यानी कि ग्रे फॉग का लेना देना किसी इवल गॉड से है। ये साओ आगे से कहता है कि ये गॉड्स हमारा जीना कब छोड़ेंगे भाई। लेकिन ताओ से बताती है कि ये वाला इवल गॉड खास तरीके से यहाँ पे प्लेग और वायरसेस को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके पास कोई टेम्पल नहीं रहता, यानी कि ये हवा तरीके है, कहीं भी आता जाता रहता है। जैसा इस इवल गॉड का नाम पूछता है तो ताओ से कहती है कि तुम वहां पे जाने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो ना। एज अ योर बिग सिस्टर मैं तुमसे यही कहूंगी, डोंट एवर गो देयर। इस पे ये साओ आगे से ये कहते हुए चला जाता है कि जहाँ पे खजाना हो वहाँ पे ये सुवान रहता ही रहता है, इसलिए मेरा जाना भी जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सु यूए सिटी के लिए। तो फिर ताओ उससे कहती है कि तुम्हारी बहन होने के नाते मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऊपर से सुप्रीम पैलेस ने भी मुझसे कहा है इस मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस पे ये साओ आगे से कहता है ये जान के तो मुझे खुशी हुई, ऐसा तो मैं और भी ज्यादा सेव हो जाऊंगा। इस पे ताओ से कहती है कि दफा हो जाए यहाँ से, सुबह आ जाना, टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करके तुरंत हम लोग सिटी में पहुंच जाएंगे। वहीं पे ये साओ न्यूज पढ़ रहा था, यानी कि प्लेयर्स आपस में बात करते रहते हैं तो इनसे यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। प्लेयर्स अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कुछ यहाँ पे यो सुई सिटी के अंदर गए हुए थे, तो उन लोगों ने जैसे ही किसी चीज को छुआ तो धमाका हुआ और उनकी हेल्थ यहाँ पे परसेंटेज के अंदर कम हो गई। कई सारे प्लेयर्स वहाँ पे खत्म हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, इसलिए वो सारे प्लेयर्स उस जगह को छोड़ के यहाँ पे भाग आए हैं। साथ में कुछ लोग यहाँ पे शैडो सिटी के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पे कई सारे एनपीसी इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि अल्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद यहाँ पे सिल्वर लाइट सिटी के अंदर भी एक नई डिस्कवरी होती है, किसी स्टोन स्टैचू को लेकर वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, और साथ ही में एक और सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ होती है और वहाँ पे भी कुछ नए बवाल चल रहे हैं, नए बॉस आ रहे हैं। फिर ये सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ रहा था, क्योंकि सभी जगहों पे एक साथ इस तरीके का बवाल थोड़ी ना होगा, वो भी एक ही टाइम पे। ये सब को समझ में आ जाता है कि इवल गॉड कुछ तो यहाँ पे खिचड़ी पका रहा है, जिसके ऊपर उसने घी का तड़का भी मारा है। वादे के मुताबिक ये सब सुबह ही यहाँ पे सिस्टर ताओ के पास पहुंच जाता है, तो वो जल्दी से टेलीपोर्टेशन यहाँ पे रेडी करती है और उसे बताती है इसका इस्तेमाल करके तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन सिर्फ सु यूए सिटी ही जाना, क्योंकि अभी के लिए पोर्टल स्टेबल नहीं है। ये सब बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो लोग यहाँ पे सु यूए सिटी के बाहर वाले इलाके के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे ग्रीनरी कुछ ज्यादा ही थी, लेके थी, झरिया थी, झरिया झील जो था वो था, झील नहीं बोल पाया मैं, थू है मुझ पे, टूट गया मैं तो। करिए ग्रीनरी ज्यादा देर तक थी नहीं, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे ग्रे फॉग आ जाती है जो कि काफी तेजी के साथ फैल रही थी। तो फिर ये सब पलटी मारता है और यहाँ से मेन सिटी के लिए जाने लगता है। ताओ उसे रोकती है तो ये सब आगे से कहता है कि ये ग्रे इन्वेस्टिगेट करना आपका काम था ना, मैं तो मेन सिटी जा रहा हूँ। ताओ उसे कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम लोग ये सब को मेन सिटी के अंदर देखते हैं, जहाँ से कई सारे लोग सिटी से बाहर जा रहे थे, बेसिकली वो सिटी छोड़ के जा रहे थे। और फिर कई सारे प्लेयर निराश थे क्योंकि उन लोगों ने सिटी के अंदर घर खरीदा था, लेकिन अब उन लोगों को यहाँ पे अपना घर वर छोड़ के जाना पड़ रहा है। वहीं पे कई सारे लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पे लेक के पास में माइनिंग करने की वजह से हुआ है, इस वजह से गॉड्स नाराज हो गए और उन लोगों ने यहाँ पे इस ग्रे फॉग को भेज दिया। कई सारे लोग वहाँ पे खत्म हो गए, लेकिन एक छोटी बच्ची ही सर्वाइव कर पाई, लेकिन वो भी काफी ज्यादा बुरे हालातों में है। ऐसा उस बंदे से यहाँ पे उस लड़की के बारे में पूछता है, तो वो बंदा आगे से बताता है कि तुम उसके रिलेटिव हो क्या जो ये सब कुछ पूछ रहे हो, अपने काम से काम रखो। इस पे ये सब यहाँ पे सिस्टर ताओ का बैच दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, मुझे सुप्रीम पैलेस ने यहाँ पे इस मैटर को जांच पड़ताल करने के लिए भेजा हुआ है और मैं तुमसे बस थोड़ी बहुत मीठी बातें करना चाहता हूँ। जिसपे वो लोग ये सब को बताते हैं कि जो तुम लड़की को ढूंढे उसका नाम आयशा है, जो कि यहाँ पे एक माइनर की बेटी है। वो लोग बीसुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे लिटिल ग्रे फॉग से इन्फेक्ट हो गई है।
ये साओ से पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो लड़की कहाँ पे मिलेगी, जिसपे वो बंदा ये साओ को बताता है कि उसे यहाँ पे कई सारे चर्च के अंदर रखा गया है, कई सारे एडल्ट्स ने उसे यहाँ पे आइसोलेट यानी कि अलग रख दिया है सभी लोगों से। ये साओ को वो लड़की 20वीं चर्च के अंदर मिल जाएगी शायद से। वहीं पे एक प्लेयर ये साओ से कहता है कि तुम वहाँ पे जा रहे हो तो फिर सावधान रहना, अगर तुम ग्रे फॉग से इफेक्ट हो गए तो फिर बेस्ट हीलर ही तुम्हें हील नहीं कर पाएगा। बेसिकली हेल्थ तुम्हारी लगातार कम होती ही रहेगी और तुम यहाँ पे टपक जाओगे। ये साओ को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है चर्च को ढूंढने में, और चर्च के सामने ही जाके खड़ा हो जाता है। हालांकि वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो ये साओ को अंदर जाने नहीं देते हैं, ये कहते हुए कि अंदर जाना खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी यहाँ पे फॉग का असर हो जाएगा। ये साओ लोगों को वही पट्टी पढ़ाता है जो यहाँ पे उसने बाकी लोगों को पढ़ाई थी, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे एम्पायर का डिस्काउंट है यानी कि एम्पायर की तरफ से आया है और वो यहाँ पे इस ग्रे फॉग को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। ये साओ से कहता है कि इतनी भी नौटंकी ना करो कि ये लोग तुम्हें धर दबोचे। खैर ये तो थे एनपीसी ही ना, ज्यादा कोडिंग नहीं की, इसलिए ये तुरंत ही ये साओ की बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं और उसे चर्च के अंदर जाने देते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर एक जीना नाम की लड़की के पास जाता है जो कि यहाँ पे शायद से चर्च की लीडर होगी या फिर केयरटेकर होगी, जो भी हो, लेकिन वो गार्ड यहाँ पे उसे बताता है कि ये साओ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है ग्रे फॉग के मैटर को। जिसके बाद ये साओ यहाँ पे जीना से मिलता है। जीना उसे बताती है कि तुम ज्यादा सावधान है, क्योंकि एक बार अगर तुम इनसे इन्फेक्टेड होगे तो फिर तुम्हें कुछ भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता है। ये साओ उसे पूछता है कि किसी तरीके की सील्ड यहाँ पे उस फॉग को रजिस्टर कर सकती है क्या, तो जीना उसे बताती है कि ये डिपेंड करता है कि सील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फॉग कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर फॉग ज्यादा गहरा हुआ तो फिर सील्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये साओ को कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास यहाँ पे गॉड ऑफ वेल्थ की मनी सील्ड थी जो उसे किसी भी चीज से प्रोटेक्ट कर सकती है। जिसके बाद ये साओ आयशा के पास जाता है तो आयशा उसे साफ कह देती है कि कुत्ते दूर रहे मुझसे, नहीं तो तेरे को भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये साओ आगे से मनी सील्ड का जलवा दिखाते हुए कहता है कि मेरे को कुछ भी नहीं होगा। ये साओ आयशा से कहता है कि तुमने जो हाथों में बोतल रखी है उसे जरा मुझे दिखाना। जब ये साओ उस बोतल को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये बस एक नॉर्मल सी बोतल है जो कि एक टॉय ही है, लेकिन ये बाद में जाके एक कर्स आइटम बन चुकी है जिसको यहाँ पे एक यूनिक स्प्रिंग वाटर के अंदर डुबा दिया गया है और सिर्फ आयशा इसे टच कर सकती है। कोई दूसरा उसे टच करेगा तो फिर उसे कर्स डैमेज लगेगा, जिससे कि ये साओ के ऊपर लग रहे हैं। सील्ड है लेकिन तभी से 400 के डैमेज लग रहे हैं लगातार, और इसी कर्स आइटम की वजह से यहाँ पे ये फॉग जनरेट हुआ है जो कि पूरी तरीके से फैल रहा है। ये साओ आयशा से पूछता है कि तुम्हें ये बोतल मिली कहाँ से, क्योंकि ये कर्स है जो सिर्फ तुम्हें ही फायदा देगा और बाकियों को नुकसान। आयशा ये साओ को बताती है कि वो केव कहाँ पे है और साथ ही में वो अपने पास एक ग्लास बॉल यानी कि कंचा निकाल के ये साओ को देती है। ये साओ उस कंचे को अपने पास रख लेता है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में यही लिखा गया है कि ये आयशा की सबसे कीमती चीज है जो कि उसने यहाँ पे ये साओ को दे दी है। ये इतनी ज्यादा कीमती है कि उसके बाप को भी नहीं पता है, सॉरी उसके पेरेंट्स को भी नहीं। ये साओ को समझ में आ जाता है कि ये पक्का किसी क्वेस्ट से रिलेटेड होगा, किसी क्वेस्ट को काम करने में ये जरूरत देगा। इसके बाद वो यहाँ पे जाते हुए आयशा से कहता है कि जब फॉग का मैटर खत्म हो जाएगा तो वो उसे दोबारा मिलने के लिए आएगा। जीना भी ये साओ से पूछती है कि उसे कोई क्लू मिला इस फॉग के रिलेटेड, तो फिर ये साओ उसे बताता है कि वो ग्रिफिन केव के लिए जा रहा है। तो जीना उसे पूछती है कि ये सब कुछ क्या ग्रिफिन केव की वजह से शुरू हुआ है क्या। ये साओ आगे से कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, देखते हैं क्या पता चलता है। वहीं पे ये साओ जैसे जैसे ग्रिफिन लेक के करीब पड़ते जा रहा था तो फिर उसका डैमेज भी बढ़ते जा रहा था, क्योंकि वहाँ के इलाके में ग्रे फॉग और भी ज्यादा घना होते हुए जा रहा था। ये साओ जगह को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे सुप्रीम पैलेस से ही आए हुए हैं जहाँ से ताओ आई हुई है। हम लोग ताओ को देखते हैं जो कि सुप्रीम पैलेस वालों से साफ कर देती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे फालतू में किसी चीज के लिए बवाल बनने का शौक नहीं है, मेरी भी जिंदगी है। जिसपे सुप्रीम पैलेस वाले ये ताओ से कह रहे थे अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर कौन जाएगा भाई, तुम्हारे जितना पावरफुल यहाँ पे कौन है ही है, अगर वो नहीं जाएगी तो फिर ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। उसी टाइम पे ये साओ यहाँ पे आता है और वो ताओ से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए नहीं देखा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ताओ उससे ये पूछती है कि तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वह बाकी लोग ये साओ के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो हैरान थे कि ताओ यहाँ पे ये साओ के बारे में जानती है। वह ताओ ये साओ से पूछती है कि तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तुम सिटी के अंदर गए हुए थे ना। ये साओ बताता है उसके पास कुछ क्लू है, लेकिन वो ताओ से पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ताओ से बताती है कि वो लोग बस इस ग्रे फॉग के सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिसपे ये साओ ऐसे जाते हुए कहता है कि तुम बातें करो मैं जा रहा हूँ। फिर वो लोग ताओ से पूछते हैं कि ये बढ़वा ऐसे ही चला जाएगा क्या, कुछ करेंगे नहीं हम लोग इसके खिलाफ। जिसपे ताओ आगे से कहती है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो पे ताओ अंदर जाने के लिए मान गई थी। जिसके बाद हम लोग ये साओ को देखते हैं जो कि जैसे जैसे अंदर जा रहा था तो फिर डैमेज जब यहाँ पे बढ़ते जा रहा था, पहले 80 लग रहे थे अब 200 के फटके लग रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर वो ग्रिफिन लेक के आसपास पहुंच जाते हैं और यहाँ के जितने भी ग्रिफिन थे वो पहले ही यहाँ पे अपना दम तोड़ चुके थे, नीचे पड़े हुए थे बेचारे। वह भी ये साओ को समझ में आ जाता है कि उन्हें सोर्स का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो लेक के साथ साथ ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जिसके बाद ये साओ को केव दिखाई देती है तो वो केव के अंदर घुस जाता है जहाँ पे कई सारे पर्पल क्रिस्टल पड़े हुए थे जिनसे बोतल बनाई गई थी। जिसके बाद ये साओ को एक कोने के अंदर से लाल लाल एनर्जी दिखाई देती है तो ये साओ जगह पे जाता है तो वो एक चेम्बर टाइप में था। साथ ही में यहाँ पे एक किसी दूसरे गॉड की स्टैचू लटकी हुई थी और गॉड का नाम सुनते ही लिटिल ग्रे और साथ ही में सौलू दोनों ही बाहर आ जाते हैं कहते हुए कि कहाँ है साला, दिखाओ मेरे को। वह
पे ये साओ की नजर कुछ आल्टर के ऊपर रखे हुए प्लेट के ऊपर जाती है तो वो उस प्लेट को उठा लेता है। हमें इस प्लेट के बारे में बताया जाता है तो ये एक्वामरीन ग्लेज प्लेट थी, बेसिकली पानी से रिलेटेड थी ये। बाय द वे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट और इफेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। खैर तभी वो जगह हिलने लगती है और स्टैचू के अंदर से कोई बोलता है कि अरे नया विजिटर आया है भाई, और वो ये साओ से कहता है कि तुम ये होली स्पिरिट के जो मामले हैं उन्हें यहाँ पे सॉल्व करोगे, ये एक ट्रायल है। जिसके बाद वो लोग ये साओ को अंदर ही घसीट लेते हैं और उसे एक जगह पे डाल देते हैं जो कि एक तरीके से एरिना थी। वहीं पे ये साओ आगे से चीखते हुए कहता है कि कहाँ फंसा दिया रे, यहाँ से तो भाग भी नहीं सकता मैं। खैर वो स्टैचू ये साओ से कहता है डियर विजिटर, तुम्हारा स्वागत है इस होली एरिना के अंदर। हम तुम्हारे लिए चैलेंज ढूंढ के लाते हैं और तुम्हें चैलेंज के साथ भिड़ना पड़ेगा, और चैलेंज तभी खत्म होगा जब दो में से कोई धाराशाही हो जाएगा इस दुनिया से। जिसके बाद ये साओ के लिए यहाँ पे पहला चैलेंज लेके आया जाता है जो कि यहाँ पे रेसलिंग जॉइंट रेबेकल था। हमें इस रेसलिंग जॉइंट के बारे में बताया जाता है जो कि गॉड लेवल पे था, सॉरी लॉर्ड लेवल पे था, और इसका लेवल 48 ही था। काफी कम स्टैट्स है यार भाई, इसकी बहुत ही ज्यादा कम है। लिटिल ग्रे अकेले ही हैंडल कर लेगा। बाकी स्पेशल इफेक्ट और स्किल्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं, जो मैंने भी नहीं देखी, मैं भी सस्पेंस में चल रहा हूँ इतनी समय। खैर ये साओ का रिएक्शन जेन्युइन था, वो बेचारा काफी ज्यादा परेशान था। जिसके बाद वो लिटिल ग्रे को बाहर निकालता है। लिटिल ग्रे तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए जायंट के ऊपर स्ट्राइक मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। जायंट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये साओ उसे कहता है कि कुछ नए ट्रिक्स का इस्तेमाल करो जो तुमने हाल ही में सीखी है। तो लिटिल ग्रे बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उसकी मुंडी के पीछे से यहाँ पे ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो जायंट उसे देख भी ना पाए। जिससे जायंट को गुस्सा आ जाता है और उसकी बॉडी यहाँ पे डिफेंस स्टेट में चली जाती है, डिफेंस बढ़ जाता है। तो फिर ये साओ साउलू को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि अब तुम्हारी बारी है। साउलू भी आगे बढ़ता है और वो भी आगे से फिनिक्स ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए रेसलिंग जायंट के ऊपर एक ही स्ट्राइक मारता है और एक ही स्ट्राइक के अंदर यहाँ पे रेसलिंग जायंट डिफीट हो जाता है। जिससे साउलू का लेवल भी यहाँ पे डायरेक्ट 43 हो जाता है और मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, जादू ही होगा। 2 दिन पहले तो साला ये अंडे से निकला था और अचानक से इसका लेवल 43 भी हो गया। खैर रेसलिंग जायंट भाई साहब दिल की तरीके, अपने शरीर की तरीके ही दिल से बड़े थे। वो यहाँ पे ये साओ को 3 इक्विपमेंट दे के जाते हैं डार्क गोल्ड ग्रेड की, लेकिन एक सीढ़ी थी जो कि यहाँ पे एपिक ग्रेड की थी। स्टैचू दोबारा बाहर निकलता है और वो ये साओ से कहता है बताइए भाई, तुमने एक चैलेंज को सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन ज्यादा खुश ना हो, तुम्हारा सेकंड चैलेंज अब शुरू होगा। अब तुम डायरेक्ट यहाँ पे होली एरिना के सबसे क्रुएलिटी वाले ट्रायल का सामना करोगे। जिसके बाद वो एलेक नाम की एक यहाँ पे रेसलिंग एरिना वाली डार्लिंग को बुलाती है और उससे कहती है कि जरा इसे मजा चखाओ। जिसके बाद हम लोग एलेक को देखते हैं, ये भी लॉर्ड लेवल पे थी। इसका नाम स्विफ्ट जायंट एलेक था, लेवल 48 था। बाकी एचपी दिखाई नहीं गई, स्ट्रेंथ दिखाई नहीं गई और भी कई सारी चीजें नहीं दिखाई गई। हमें इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है कि इसने इस एरिना के अंदर 100 लड़ाई लड़ी है और इसने 100 की 100 जीती है। तुम अमर बन सकते हो लेकिन इसके सामने जीत नहीं सकते हो। अगर तुम्हारा इससे कभी पाला पड़ जाए तो फिर चुपचाप इससे फाइट ही कर लेना, क्योंकि ये ज्यादा बढ़िया तरीका रहेगा, क्योंकि तुम शान से मरोगे। खैर हालांकि ये साओ से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मारने की? अब ये तो शादीशुदा है, मैं तो इस पे लाइन मारने की सोच रहा था। सॉरी सिस्टर इन लॉ, सॉरी। खैर एलेक के पास जादुई शक्ति भी थी, ये किसी तरीके का काला मैजिक करती है, जादू नहीं मैजिक, और अपने पति को दोबारा जिंदा करने लगती है। ये साओ आगे से कहता है अगर इनकी जोड़ी बन गई तो ये हमारी घोड़ी बना देंगे। इसलिए वो जल्दी साउलो और लिटिल ग्रे से कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ और जाके उसके ऊपर हमला करो। तो वो दोनों ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए एलेक के ऊपर बस एक ही स्ट्राइक मारते हैं और एक झटके के अंदर ही एलेक को एलिमिनेट कर देते हैं। अब मैं तो इसे पावरफुल समझ रहा था, तो एक झटके के अंदर एलिमिनेट हो गई। यहाँ तक कि ये साओ भी आगे से यही कहता है कि ये दिखने में तो बाहुबली लग रही थी, लेकिन सोचा भी नहीं था कि एक झटके के अंदर टेक डाउन हो जाएगी। फिर इसके बाद ये साओ अपने दोनों साथी को लेके यहाँ से जाने ही वाला था कि उससे पहले ही रेसलिंग जायंट अंडरटेकर की तरीके उठ के बैठ जाता है और आगे से कहता है मेरी बीवी कहाँ पे गई। इसके बाद ये अपनी बीवी के लिए रोने लगता है जैसे इसकी बीवी इसके लिए रो रही थी। क्या बीवी का प्यार है। खैर ये साओ जल्दी से यहाँ पे लिटिल ग्रे और साउलू से कहता है कि तुम दोनों खड़े क्या हो भाई, जल्दी से अपनी आग का जलवा दिखाओ। जिसपे वो दोनों आगे से अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दोबारा रेसलिंग जायंट के ऊपर स्ट्राइक मारते हैं और उसे दोबारा एलिमिनेट कर देते हैं। ये उठा है क्यों था भाई, सिर्फ ये साओ को नई लूट देने के लिए। खैर ये साओ को इस बार यहाँ पे ड्रैगन मिलता है जो कि यहाँ पे एपिक ग्रेड का था। जिसके बाद वो स्टैचू दोबारा बाहर निकलता है और वो ये साओ से कहता है कि उसने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को दिखा दिया है और होली स्पिरिट ने उसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब उसके लिए यहाँ पे सेंटहुड का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जिसके बाद दुनिया को तबाह करने के लिए होली स्पिरिट अनलिश कर दी जाती है। जिसके बाद यहाँ पे एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और जमीन को चीरते हुए एक स्टैचू बाहर निकलता है अल्ट्रा के साथ में, जिसके ऊपर एक और प्लेट रखी हुई थी। वह उस प्लेट को उठा लेता और वो सोच ही रहा था कि ये कोई गॉड वेपन है क्या, लेकिन तभी दूसरा स्टैचू उससे कहता है हाँ ये दूसरा वाला है। ये साओ से कहता है कि तुम इस चीज के लिए लायक नहीं, उसे वापस रख दो। जिस पे ये साओ से कहता है कि अच्छा तुम्हें इन सभी चीजों के पीछे थे जो कि तुम यहाँ पे इस ग्रे फॉग को निकाल रहे थे। लेकिन तभी हम लोग लिटिल ग्रे को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो जाता है और वो तुरंत बाहर निकल के स्टन का इस्तेमाल करता है जिससे वो स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी वो स्टैचू यहाँ पे लिटिल ग्रे का रूप ले लेती है और रूप के साथ साथ में वो यहाँ पे लिटिल ग्रे के जितने भी एट्रीब्यूट स्टैट थे उनको भी सेम एग्जैक्टली कॉपी कर लेती है। जिसपे वो स्टैचू ये साओ से कहता है कि तुमने
तुमने भी मुझे हैरान कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दया वया नहीं दिखाने वाला, मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दूंगा। जिसके बाद वो फॉग का इस्तेमाल करते हुए ये 100 के ऊपर अटैक करता है और साथ ही में डैमेज की लिमिट भी बढ़ गई थी। पहले 200 के फटके लग रहे थे, अब 400 के फटके लगते हैं। लिटिल ग्रे दोबारा यहाँ पे स्टन का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार यहाँ पे उस स्टैचू को कुछ भी नहीं, तो वो आगे से कहती है कि ये सेम मूव मेरे ऊपर नहीं काम आने वाले, कुछ नया इस्तेमाल करो। इस पे ये सब आगे से कहता है कि नया क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया ही निकालने दे रहा हूँ। जिसके बाद वो सौलो को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है जाओ और जाके इसे थोड़ा सा खर्चा पानी दो। जिसपे वो स्टैचू हैरान होकर कहता है कि तुम्हारे पास सेकंड बीस्ट भी है क्या? ये सब आगे से कहता है तीसरा भी है, मेढक के रूप में, ज्यादा बोलोगे उसको भी निकाल लूंगा। जिसके बाद वो सौलो से कहता है कि जाओ भाई इस पे पूरा आतिशबाजी का इस्तेमाल करो। जिसपे सौलो बिल्कुल वही करता है और वो मुंह के अंदर आतिशबाजी इकट्ठा करके स्टैचू के ऊपर दे मारता है। इसके बाद लिटिल ग्रे आगे बढ़ता है और वो कला का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे स्टैचू के कई सारे टुकड़े कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। खैर वो जाते जाते पता जाता है कि वो एक गॉड है और वो ये सौ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए। ये सब उससे कहता है जा रे, देखते हैं जब दोबारा मिलेगा तब देख लेगा मैं। और उन तीनों के जाने के बाद में यहाँ पे होली एरिना थी, वो बाहर निकलती है और वो ये सौ से कहती है शुक्रिया भाई मुझे यहाँ पे आजाद कराने के लिए। ऐसा उससे पूछता है आपकी तारीफ, जिसपे होली स्पिरिट एरिना आगे से कहता है कि अगर तुम लकी हुए तो फिर हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन तुमने एरिना के अंदर खुद को साबित कर दिया, तुमने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और ये रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट के रूप में यहाँ पे गोल्डन क्रिस्टल निकाल के देता है। ऐसा उसे चेक करता है तो फिर इसका नाम गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट था। रैंक अननोन है। डिस्क्रिप्शन के बारे में हमें इसे तुम एक तरीके से ट्रॉफी समझो, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि एरिना को कंप्लीट करते हैं और इसकी मदद से वो यहाँ पे सेंटहुड को हासिल कर सकता है। लेकिन होली स्पिरिट एरिना यहाँ पे इस चीज को काफी टाइम पहले ही खो चुकी है। समय की धारा के अंदर अगर ये सौ लकी रहा, अगर उसे ढूंढ लिया तो फिर शायद से उसे सेंटहुड मिल सकता है, नहीं तो ये ट्रॉफी सिर्फ सजाने के काम ही आएगी। इसी के साथ ही ये सौ यहाँ पे हिडन मिशन को ट्रिगर करता है और उसे कंप्लीट भी कर लेता है होली स्पिरिट ढूंढने का। इसके बाद जो फॉग वाला कांड था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम लोग तो और यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस फॉग के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये और भी ज्यादा घनी होती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोगों को सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा। वहाँ पे सभी लोग ये सौ के बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, कहीं वो मर तो नहीं गया। जिसपे ताऊ आगे से कहती है कि वो कॉकरोच से भी ज्यादा घना है, कॉकरोच खत्म हो जाएंगे लेकिन वो जिंदा रहेगा। और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे जो फॉग थी वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। इसको देख के ये लोग हैरान थे कि अचानक से फॉग कहाँ पे चली गई। फिर इसके बाद ये सौ भी बाहर निकल आता है और ताऊ आगे से कहती है जैसा कि पता था कि कॉकरोच इतनी आसानी के साथ नहीं मरते। ताऊ ये सौ से पूछती है कि तुमने कुछ किया क्या, तभी यहाँ पे ये फॉग चली गई। जिस पे ये सौ आगे से बताता है कि नीचे एक गॉड का स्टैचू था जिसको मैंने तोड़ के चकनाचूर कर दिया, वही साला यहाँ पे फॉग को फैला रहा था, उसके खत्म होते ही ये फॉग भी चली गई। ताऊ आगे से कहती है कि तुमने एक गॉड के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम में बड़ा गुदा है यार, अगर तुम मरते हो तो कवर के पैसे मैं दूंगी। वहीं पे ये सौ आगे से कहता है ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा काम किया है, टेम्पल को ढूंढना, सब कुछ किया, कमीशन के पैसे कब दे रहे हो। ताऊ आगे से कहती है कि तुम मेरे पिछली बार काम के पैसे कब दे रहे हो। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं ये कहते हुए कि मुझे कुछ काम है, बाद में बात करेंगे। इस बार ये सौ कहते रह जाता है कि पैसे कब दोगी। जिसके बाद हम लोग नॉर्मल लोगों को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर थे। जैसे यहाँ पे ये फॉग चली जाती है तो वो लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और ये साले गॉड्स को ताली बोल रहे थे कहते हुए कि गॉड्स ने हम पे दया दिखाई है। गॉड्स ने दया नहीं घृणा दिखाई है। फॉर द इंग्लिश मीडियंस घृणा का मतलब नफरत। खैर इसके बाद हम लोग उस ड्रैगन को दोबारा देखते हैं जिसकी स्टैचू यहाँ पे तोड़ी गई थी। इसका नाम स्केमेट था जो कि यहाँ पे गॉड्स पावर को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था और ये बस अपनी लिमिट पे ही था। ये अपनी लिमिट को तोड़ के आजाद होने ही वाला था कि उससे पहले ही ये सौ ने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। इसके बाद अपने स्टैचू से आजाद होता है तो फिर यहाँ पे एक दूसरा गॉड आया हुआ था जो कि उससे कहता है कि तुम अपना काम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें बस्टर्स के तरीके कोई भी बेवकूफी नहीं कर सकते हो, बहुत ही जल्दी ये दुनिया तुम्हारे हाथों ही डिस्ट्रॉय होगी। इस पे स्किमिट आगे से बताता है कि होली एरिना यहाँ पे आजाद हो चुका है, लेकिन वो इस बार खुद यहाँ पे अपने ट्रू फॉर्म के अंदर वापस जाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। जिसपे वो गॉड उससे कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि तुम सब कुछ ठीक ही कर दो, नहीं तो जो तुम्हारे हाथों में पावर दी गई है मैं वापस छीन लूंगा। इसके बाद तुम छिपकली की तरीके पेड़ पे रेंगते फिरोगे। इसलिए स्किमिट यहाँ पे ये सौ को ढूंढते हुए निकल जाता है, ये कहते हुए कि साले को मैं बताऊंगा कि साले ने मुझसे क्या छीना है। जिसके बाद हम लोग ये सौ को देखते हैं जो कि चर्च वापस जाता है तो जीना उससे कहती है शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। ये सौ उसे पूछता है कि ऐसा कहाँ पे है तो जीना उसे बताती है कि ऐसा ठीक हो गई है ना ही वो, बाकी वो सभी लोग भी ठीक हो गए हैं जो कि यहाँ पे ग्रे से फॉग ग्रे से इफेक्टेड हुए थे। अब उसी टाइम में यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि शायद से सिटी लॉर्ड होगा या फिर सिटी प्रिंस होगा, जो कि ये सौ से मिलने के लिए ही आया हुआ था क्योंकि उसने सुना था कि ये सौ
ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। साथ में ये सॉ के लिए भी यहाँ पे जो फेवरेट पॉइंट थे वो बढ़ जाते हैं। बाय द वे इस बंदे का नाम डियोन है और ये सॉ यहाँ पे इस बंदे से टाइटल ले लेता है जो कि फ्रेंडशिप टाइटल था। इसके बाद यहाँ पे तौबी आ जाती है और ये सॉ उन लोगों को बता देता है कि ये जो ग्रे फॉग का मैटर था वो यहाँ पे गॉड से रिलेटेड था। डियोन अपने पास से एक टोकन बाहर निकालता है और ये सॉ को देते हुए कहता है कि इसको तुम अपने पास रख लो, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत हो तो फिर तुम फ्रीली मुझसे मांग सकते हो। वहीं पे ये सॉ अपने मन के अंदर सोचता है अगर कोई भी यहाँ पे सिटी लॉर्ड का दोस्त बन जाता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे किसी का दोस्त बनने के लिए लेवल तुम्हारा 100 होना चाहिए, लेकिन ये सॉ को 50 पे ही सब कुछ मिल रहा है। डियोन यहाँ से जाते हुए कहता है कि उसे और भी काम है तो वो यहाँ से निकल रहा है। ये सॉ आगे से कहता है कि अब उसको यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है तो वो तुरंत यहाँ पे फेंगी सिटी के लिए निकल रहा है, जिसके लिए डियोन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। ताऊ उसे कहते हैं कि मैं जा रही हूँ तो तुम्हारे लिए टेलीपोर्टेशन गेट खोल देती हूँ। तो ये सॉ उसे कहता है कि यही बढ़िया रहेगा। जिसके बाद हम लोग ये सॉ को देखते हैं जो कि थॉर के पास आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और चीज आइडेंटिफाई करके दो। इसके बाद ये सॉ अपने पास से वही प्लेट बाहर निकालता है जो उसको यहाँ पे स्टैचू के पास में मिली थी। वो थॉर से पूछता है कि तुम्हें पता चला कि ये क्या चीज है। थॉर उसे बताता है कि इसे देख के तो यही लगता है कि तो डवार्फ्स इसका इस्तेमाल खाना खाने के लिए करते थे। ये सॉ उसे कहता है ऐसे चेक करो यार, तुम लोग इसमें दाल भात थोड़ी ना खाते होगे, आर्टिफैक्ट है यार, गॉड आर्टिफैक्ट है, ये चेक करो ढंग से थोड़ा। जिसपे थॉर थोड़ा सा और अच्छे से चेक करता है और उस प्लेट को सूंघ के बताता है कि इससे वो खुशबू आ रही है जिससे हम लोग पर्सनली बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। हालांकि इसका जो स्वाद है वो साफ बता रहा है कि ये एक आर्टिफैक्ट है। जिसके बाद वो अपने हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर मारता है। तो ये सॉ उसे कहता है आराम से यार, गॉड्स वेपन है ये, आराम से थोड़ा मारो। खैर थॉर के हथौड़े मारने के बाद में ये आर्टिफैक्ट अपने सारे रंग दिखा देता है, यानी कि सारी चीजें बता देता है। ये अज़ुरे ग्लेज प्लेट है, आर्टिफैक्ट है ये, लेकिन कोई स्किल नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। इसकी डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि इसको यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीशियस अज़ुरे ग्लास से बनाया गया है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही मटेरियल है और ये काफी ज्यादा सुपीरियर मटेरियल माना जाता है। इसकी क्वालिटी जेंटल होती है लेकिन ये कभी टूटता नहीं, इंडिस्ट्रक्टेबल है ये। और इसके शेप को देख के यही लगता है कि ये किसी तरीके से फ्रूट प्लेट है, यानी कि फलों की थाली है ये, और इसका इस्तेमाल सिर्फ फलों को रखने के लिए किया जाता था। बस इतनी ही जानकारी दी गई और कुछ भी नहीं। लेकिन इस फल की प्लेट के अंदर एक खास ताकत भी है जिसको जो कि यहाँ पे होली सेंटेंस को होल्ड कर सकती है, होली सेंटेंस की पावर को। तो आगे से कहता है बोला था ना कि हम लोग इसका इस्तेमाल खाना खाने के लिए करते हैं, दाल भात खाया हम लोगों ने, स्वाद बदल जाता है। ये सब आगे से कहता है, लेकिन ये भी तो बता रहा है कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे होली सेंटेंस को होल्ड करने के लिए भी किया जा सकता है। खैर ये सब को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसका इस्तेमाल क्या और इसका कब इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसे स्टोरेज के अंदर डाल देता है। और थॉर से कहता है कि मेरे पास और भी कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मैं उनको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैंने आइडेंटिफाई कर देना जब तुम्हें टाइम मिले। इसके बाद एबुसु ये सॉ से कहता है कि तुम यहाँ पे लेवल 49 पे हो, बहुत जल्दी तुम 50 पे आ जाओगे, तो फिर तुम्हें एक दूसरे ट्रायल की तैयारी कर लेनी चाहिए कि ट्रायल कहाँ पे होगा। ये सॉ आगे से कहता है कि पहले लेवल 50 तो पहुंचे, जिसके बाद वो लिटिल ग्रे और सॉलो को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि चलो चलते हैं थोड़ा सा लेवल अप ग्राइंड कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग एक वेस्ट लैंड पे आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे बिच्छू मॉन्स्टर थे और इन सभी का लेवल यहाँ पे 50 से ऊपर था, इसलिए वो यहाँ पे लिटिल ग्रे और ये सॉ को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि जाओ और जाके इनके ऊपर आतिशबाजी करो। इस पे लिटिल ग्रे और सॉलो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो एक एक करके यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हें डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करने लगते हैं। ये सॉ सॉलो को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि जाओ और जाके थोड़ा सा अच्छे से आतिशबाजी करो। इस पे सॉलो उड़ते हुए ऊपर जाता है और वहां से आग के गोले बरसाने लगता है और झटके के अंदर ही कई सारे बिच्छू एलिमिनेट हो जाते हैं और ये सॉ सक्सेसफुली लेवल 50 पे आ जाता है। लेवल 50 पे आने की वजह से उसे यहाँ पे गॉड ऑफ वेल्थ की क्लास की तरफ से एक नया टैलेंट अनलॉक हो जाता है जिसका नाम आइस ऑफ द गॉड वेल्थ था। साथ ही में बीस्ट टेमिंग गॉड वाले क्लास की वजह से भी उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम यहाँ पे बीस्ट गॉड ऑरा था। और साथ ही में उसके बीस्ट यानी कि लिटिल ग्रे को एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम ड्रैगन किंग बॉडी था। सबसे पहले आई ऑफ द गॉड ऑफ वेल्थ के अंदर वो यहाँ पे पैसों को खर्चा करके अपनी एनिमी की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, अपने एनिमी का लेवल, उसकी स्किल्स और उसकी वीकनेस का पता लगा सकता है। आई ऑफ द गॉड ऑफ वेल्थ का इस्तेमाल करके बस पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जिसके बाद बीस्ट गॉड ऑरा, क्योंकि वो यहाँ पे बीस्ट गॉड्स को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर वो यहाँ पे अपनी बीस्ट की पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ परसेंट्स में, जैसे कि 10%, 10% एंड 15%। जिसके बाद लिटिल ग्रे की बारी आती है जिसके पास यहाँ पे ड्रैगन किंग की बॉडी थी, क्योंकि वो यहाँ पे ड्रैगन क्लैन का सबसे पावरफुल बंदा है, तो फिर वो यहाँ पे अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है कुछ सेकंड्स के लिए, और उन सेकंड्स के अंदर उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल मोड के अंदर चली जाएगी। उसके ऊपर किसी तरीके की एबिलिटी या फिर कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि अगर एनिमी यहाँ पे कभी लिटिल ग्रे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं कर पाएगा। और ये सॉ को ये सभी स्किल्स मिल गई थी तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अगला नंबर यहाँ पे लेवल एडवांसमेंट का था। अगर वो लेवल एडवांसमेंट नहीं करेगा तो फिर उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, भले वो कितने ही यहाँ पे मॉन्स्टर्स को स्ले कर ले, ग्राइंड कर ले। इसके बाद अगला सिन सिटी लॉर्ड के मेंशन का होता है और ये सॉ को यहाँ पे इनके ट्रैवल का इस्तेमाल करना था ताकि वो यहाँ से ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर जा सके, क्योंकि अगला नंबर वहीं का ही था। वो वहां पे जाके अपने क्लास को एडवांसमेंट करा सकता था। ये सॉ यहाँ पे सिटी लॉर्ड को इन सभी चीजों के बारे में
बताता है तो सिटी लॉर्ड आगे से कहता है कि तुम अगर इंपीरियल सिटी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ईस्टर्न इन्वेजन की वजह से तुमने यहाँ पे देखा ही था कि कितनी ज्यादा तबाही हुई थी, उसी चक्कर में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई और उसको अभी तक हम लोगों ने रिकवर नहीं किया है। ये सब आगे से कहता है ये तो बुरी बात है, कोई दूसरा तरीका है क्या, क्योंकि उसका जाना काफी ज्यादा जरूरी है। जिसपे गवर्नर उसे बताता है कि तुम यहाँ पे सोफिया के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब उससे पूछता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है क्या, जिसपे गवर्नर उसे बताता है कि हाँ उसके पास है। जिसके बाद अगला सीन सोफिया के मेंशन का होता है और ये सब जैसे ही सोफिया के घर में आता है तो सोफिया उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम इतने हफ्तों तक दिखे ही नहीं, मैं तो तुम्हारा पोस्टर छपवाने थी। खैर ये सब आगे बढ़ता है और दोबारा अपनी फ्लर्टिंग, और वो सोफिया से कहता है कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस मैटर से आया है, उसे तुरंत की तुरंत इंपीरियल सिटी जाना है। इस पे सोफिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे फिर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन इस्तेमाल करने के लिए आए होगे, जिसपे ये सब आगे से हाँ ये कहता है। तो सोफिया बिना किसी दिक्कत के उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें फॉर्मेशन दिखा देती हूँ, लेकिन उसे कोई पता नहीं है कि फॉर्मेशन काम करेगा या नहीं करेगा, उसने लंबे टाइम से उसका इस्तेमाल नहीं किया है। जिसके बाद वो ये सब को फॉर्मेशन सर्कल दिखाती है और उसे बताती है कि उसने इसका इस्तेमाल पिछली बार तब किया था जब वो एक छोटी बच्ची थी, तब से उसने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं, उसे पता भी नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जिसके बाद वो एक लीवर को खींचती है तो फिर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो ये सब से कहती है कि जल्दी से इसका इस्तेमाल करो, पता चले दोबारा काम करे या ना करे। ये सब होते हुए सोफिया से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो इन सभी चीजों का एहसान कैसे अदा करेगा, लेकिन वो पक्का इन्हें अदा कर देगा। सोफिया उसे कहती है कि जब तुम सिटी पहुंच जाना तो फिर वहाँ के मास्टर को मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग दे देना, जिसके लिए ये सब मान जाता है और वो उसे ये भी कहता है कि वापस आने के बाद हम लोग एक साथ चाय पियेंगे। जिसके बाद ये सब इंपीरियल सिटी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जैसे ही टेलीपोर्ट होता है तो उसके सामने यहाँ पे 80 लेवल के दो गार्ड्स खड़े थे, जो कि ये सब को देखते उसे घुसपैठिया समझ लेते हैं और उसे धर दबोचते हैं। ये सब उन लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे सोफिया का टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल किया है ताकि वो यहाँ पे अपने क्लास का एडवांसमेंट करा सके। वो लोग जैसे ही ये सब का कार्ड देखते हैं और उसके सरनेम देखते हैं तो वो तुरंत उसे यहाँ पे ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो एक नेबल था। जिसके बाद वो उसे यहाँ पे रास्ता दिखाते हुए अपने साथी लेके जा रहे थे और उसे बताते हैं अगर तुम यहाँ पे 50 लेवल का एडवांसमेंट ट्रायल करने के लिए आए हो तो एकदम सही जगह पे आए हो। इसके बाद वो गार्ड ये सब को रास्ता दिखाते हुए उसे टेंपल तक ले जाता है जहाँ पे वो अपनी क्लास का एडवांसमेंट करा सकता है। ये सब उस टेंपल को देख के हैरानी हो गया था, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि वो घर बादलों के ऊपर बना हुआ था और पीछे से एक बर्फ का पेड़ भी था जो और भी ज्यादा सीनरी को निखार रहा था। कमी कम नहीं थी तो फिर यहाँ पर रेनबो भी था। ये बर्फ का ट्री वर्ल्ड ट्री बता रहा है ये सब, जितना ज्यादा तुम इसके ऊपर चढ़ते जाओगे उतना ज्यादा गॉड्स तुम्हें मानते जाएंगे। जिसके बाद वहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो कि ये सब को बताते हैं कि मैं यहाँ पे इस टेंपल का 50वां पुजारी हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ये सब हो। ये सब आगे से कहता है हाँ भाई मैं ही हूँ। तो वो पुजारी ये सब को बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। जिसके बाद वो ये सब से पूछता है कि तुम कौन से लेवल को यहाँ पे ट्रायल कंप्लीट करना चाहोगे, जिसपे ये सब आगे से बताता है कि वो अबायस लेवल को यहाँ पे चूज करना चाहेगा। जिसपे पुजारी उसे बता देता है कि मैं तुम्हें दोबारा याद दिला दूं कि तुम लेवल 50 पे ही हो, अगर तुम अबायस को चूज करोगे तो फिर डिफिकल्टी डबल हो जाएगी, सोच समझ के फैसला लो। लेकिन ये सब अपना मन बना चुका था कि वो यहाँ पे अबायस लेवल को ही चूज करेगा। तो फिर पुजारी ईसाओ के लिए यहाँ पे पोर्टल का दरवाजा खोल देता है और उससे कहता है कि संभल के जाना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। बाय द वे 26 तारीख से मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। वीडियो रेगुलर आती ही रहेंगी इसी तरीके से जैसे चल रही है।